जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग भाई सभी को। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छे, सभी लाइव हैं। बहुत बच्चे हैं। वेदांत चंद्रा, मुकेश पांडे, सौरभ कुमार, अंकित सोने, अंकुर राणा, संके कुमारी, सौरभ कुमार। बहुत अच्छे भाई, आप सभी का स्वागत है आज के बहुत ही ज़बरदस्त सेशन में जिसका नाम है ज्योमेट्री। ठीक है, और आज से हम ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे और पढ़ाई करेंगे पूरी की पूरी ज्योमेट्री को। टाइमिंग जो रहेगी वो 11:30 बजे से 1 बजे तक रहेगी, डेली मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, बहुत अच्छे भाई। चलिए, मोहम्मद दाऊद, रुचि रानी, ध्रुव शंकर, सौरभ कुमार, आप सभी का भाई स्वागत है आज के ज्योमेट्री के सेशन में। तो देखो, ज्योमेट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें प्री में इसकी वेटेज की, तो प्री में कम से कम 3 से 4 सवाल रहते हैं, और अगर हम मेंस में बात करें तो पूरे 12 से 13 सवाल रहते हैं ज्योमेट्री के। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, और इस महत्वपूर्ण टॉपिक को अगर कवर करना है तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कायदे तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा। जो आप लोगों की ज्योमेट्री की शीट बनी है वो बहुत ही शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद टॉपिक है, और उसी टॉपिक को लेकर शीट भी उसी तरीके से बनी हुई है, एकदम लाजवाब। ठीक है, आपकी जो पहली शीट है लाइन्स एंड एंगल्स की, आप देखेंगे तो लाइन्स एंड एंगल्स की पहली शीट मैंने अपलोड करवा दी है, आप देख सकते हैं शीट को। और इसी तरीके से हम क्लासेस को बड़े बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। जो आपकी शीट होगी उस शीट में सिर्फ आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे, उस शीट में आपकी थ्योरी के भी सवाल होंगे। पूरा थ्योरी आपको दिया गया होगा बहुत ही बेहतर तरीके से। बाइलिंगुअल थ्योरी दी गई है, हिंदी में, इंग्लिश में, ताकि आप उसको काफी अच्छे तरीके से पढ़ पाएं। ठीक, और थ्योरी को आप अच्छे तरीके से समझ पाएं। अगर ये ज्योमेट्री की लाइंस एंड एंगल की शीट है, फिर इसकी दूसरी शीट भी आपको दी जाएगी, फिर तीसरी शीट भी दी जाएगी। इसी तरीके से करते करते जितने टॉपिक्स हैं सभी के आपको शीट मिलेंगे, और आप उस पर अच्छे से एक प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम जानते हैं तो थोड़ी बहुत हम थ्योरी की बातें जानते हैं कि ज्योमेट्री में हमें जो थ्योरी पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है। ठीक है भाई, और थ्योरी में एक एक बात एकदम शून्य से शुरू करेंगे, एकदम जीरो से शुरू करेंगे, ताकि आपको हर वो बात समझ में आ सके। तो सबसे पहली बात करते हैं, ज्योमेट्री को हमने 5 सब टॉपिक में डिवाइड कर रखा है, जिसको आप पढ़ेंगे और जिसके अनुसार आपको शीट मिलेगा। पहला जो शीट होगा वो होगा पॉइंट, लाइंस एंड एंगल्स की जो शीट और जो क्लास अभी आपकी चल रही है। इसके बाद आपको ट्रायंगल के बारे में आप पूरा पढ़ेंगे कि ट्रायंगल भुजाओं के आधार पे 3 प्रकार में बांटा जाता है, कोण के आधार में बांटा जाता है। इनमें आपको 3 से 4 शीटें आपको ज्योमेट्री की ट्रायंगल की मिल जाएगी। फिर इसके बाद हम पूरे क्वाड्रिलेटरल के सारे टाइप को पढ़ेंगे, जिसमें रेक्टेंगल आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, सभी टाइप्स को यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल में पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आ गया वो पॉलीगन आ गया। पॉलीगन का मतलब क्या हो गया? बहुभुज। यहाँ पर जिस तरीके से हम कह सकते हैं, जिसमें एक जनरल पॉलीगन के बारे में हम पढ़ते हैं, जिससे हेक्सागन हो गया, हेप्टागन हो गया, ऑक्टागन हो गया, ये सभी तरह के जितने भी फिगर बनेंगे सारे के सारे हम पॉलीगन में पढ़ेंगे। और जो लास्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा सर्कल। सर्कल बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवाल जो है वो सर्कल में बनते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम पूरा ज्योमेट्री को कवर करने वाले हैं। आपके ज्योमेट्री में इतने टॉपिक्स हैं। आपके ट्रायंगल में ही आपका जो टाइप आएगा वो ट्रायंगल के जैसे मान लो 4 कैटेगरी में डिवाइडेड हो गया। पहला हो गया इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ये सारे सेंटर वाले एक साथ हो गए। फिर उसके बाद आपको इस तरीके से सेंट्रोइड वाले एक साथ हो गए। तो पूरे हम अपोलोनियस थ्योरम से लेके बड़े बड़े जितने भी थ्योरम्स हैं, सीवियन फार्मूला है, मास पॉइंट ज्योमेट्री है, सब कुछ हम ट्रायंगल में कवर अप करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, बिल्कुल। तो नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर ज्योमेट्री को हमने इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। अब हमारा जो पहला टॉपिक है, आप खुद इसमें देखो, ये पहला टॉपिक कौन है? तो पहला टॉपिक पॉइंट, लाइन एंड एंगल है। अब पॉइंट, लाइन एंड एंगल के बारे में एक एक बात हम बड़े विस्तारित रूप से जानते हैं कि यहाँ पर पॉइंट, लाइन एंड एंगल को हम क्या बोलेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किसकी परिभाषा क्या होती है, एक एक बात को समझिएगा। जैसे सबसे पहला शब्द क्या है? पॉइंट है, दूसरा है लाइन, और तीसरा है एंगल। ठीक, तो अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बिंदु। पॉइंट की परिभाषा क्या होती है? जैसे मानो ये पॉइंट है तो इसकी परिभाषा क्या होगी? ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, पॉइंट की परिभाषा होती है एक ऐसा पॉइंट एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस क्या होता है? 0 होता है। मतलब आपने सर्कल देखा है, वृत्त देखा है, इसको आप सर्कल बोलते हो, दूसरा वाला को भी सर्कल बोलते हो, ये भी सर्कल होता है, ये भी सर्कल होता है, लेकिन एक ऐसा सर्कल जिसका कोई रेडियस ही ना हो, जिसका रेडियस क्या हो जाए? 0 हो जाए। जिसका रेडियस क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो वैसे सर्कल को हम क्या बोलेंगे? वैसे सर्कल को हम बोलते हैं पॉइंट है भैया। ऐसे सर्कल को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। अ पॉइंट इज अ सर्कल ऑफ क्या? 0 रेडियस, जिसकी रेडियस आपस में क्या हो? तो 0 हो। ठीक है, चलिए
तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि पॉइंट की परिभाषा हम जान चुके हैं। अब पॉइंट होते हैं तो कितने तरह के होते हैं, हर कोई का तो टाइप होता है ना यहाँ पे। तो पॉइंट के कितने टाइप होते हैं, तो पॉइंट के दो टाइप होते हैं, एक होता है कोलिनियर पॉइंट, दूसरा होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है पॉइंट की परिभाषा को जानने की, क्या जरूरत है उनके टाइप को जानने की? तो जरूरत इसीलिए है क्योंकि जब आप सवाल बनाएंगे और वहां पर कहीं डेफिनेशन में लिखा आएगा कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है जो फलाने 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 स्थान पर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन कोलिनियर पॉइंट होता है तो क्या होता है, कहते हैं तो किसे कहते हैं। ठीक है, तब हम ऐसे सवालों को बना पाएंगे। तो यहाँ पर बात हुई है पॉइंट के दो तरह की, कोलिनियर का और नॉन कोलिनियर का। तो कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं, कोलिनियर का मतलब क्या हो गया, संरेख बिंदु। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोलिनियर को बोलते हैं संरेख बिंदु। यानी यदि 3 या 30 से अधिक बिंदु एक ही सीधी रेखा में स्थित हो तो ये बिंदु क्या कहलाते हैं, संरेख। मतलब अगर हमने 3 पॉइंट को बना दिया, पहली बात पॉइंट क्या है, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 0 हो। ठीक है, अब जैसे मानो कि यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है, अगर ये चारों के चारों एक ही सीधी रेखा में आ जा रहे हैं, ठीक है, चारों के चारों एक ही सीधी रेखा में आ जाते हैं तो क्या होता है, ये कोलिनियर होता है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं और मंदिर में आपको कहा जाता है सीधी रेखा में खड़े रहिए, आप टिकट कराने जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, बोला जाता है एक लाइन में खड़े हो जाइए, तो जितने लोग एक लाइन में खड़े होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कोलिनियर वे में खड़े हो जाते हैं। वहां पे एक सीधी रेखा में लगने का मतलब आप सभी उस लाइन में आ रहे हैं, मतलब आप कोलिनियर हैं। ठीक है, तो कभी आपको ये भी कहा जा सकता है कि आप कोलिनियरली जो है वो लाइन में लग जाइए। तो यहाँ पर बिंदु ए है, बी है और सी है। मान लो एक और बिंदु मैंने यहाँ पर डी नाम का बना दिया और मैंने पूछा कि बताओ इसमें से कितने पॉइंट कोलिनियर है, तो बोलोगे सर ए, बी और सी ये तीनों कोलिनियर है लेकिन डी कोलिनियर नहीं है, संरेख नहीं है। कोलिनियर कौन होता है, जो सीधी रेखा में रहे, जो सीधी रेखा में नहीं रहे वो कोलिनियर नहीं होता है। इसी तरीके से नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट यानी असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु की बात यहाँ कही गई है। अब असंरेख बिंदु कौन है, तो यदि 3 या 30 से ज्यादा पॉइंट अगर एक ही सीधी रेखा में स्थित नहीं हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। जैसे मैंने कहा ना, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, तो अब देखोगे तो ये सारे के सारे सीधी रेखा में नहीं है। अगर ये सीधी रेखा में नहीं है तो ये क्या होंगे, असंरेख होंगे, लेकिन अगर सीधी रेखा में होंगे तो क्या होंगे, संरेख बिंदु कहलाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए, तो पॉइंट देखो, आपने जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है, पॉइंट पढ़ना है। पॉइंट की परिभाषा जानी, पॉइंट के दो प्रकार होते हैं, पहला पॉइंट कोलिनियर होता है, दूसरा पॉइंट नॉन कोलिनियर होता है। पॉइंट की परिभाषा इतने तक की थी, इससे ज्यादा पॉइंट में नहीं पढ़ना है। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे लाइन क्या होता है और फिर हम पढ़ेंगे एंगल क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लाइन की कि भैया लाइन होगा तो लाइन किसे कहेंगे, क्या कहेंगे। तो सबसे पहले आ जाओ यहाँ पर लाइंस के बारे में। ठीक है, तो लाइन के बारे में, लाइन की परिभाषा पढ़ते हैं। लाइन को हम क्या बोलते हैं, तो लाइन को हम एक रेखा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, लाइन का परिभाषा क्या हो गया, तो अ लाइन इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड इट हैज ओनली लेंथ, दैट इज इट हैज ओनली थिकनेस और इट डज नॉट हैव एनी थिकनेस और विड्थ। एक लाइन को एंडलेस भी कहा जा सकता है, इसीलिए दोनों रेखाओं में अनंत तक जाती है। सीधी सी बात बोले तो देखो, आप पॉइंट की परिभाषा बताओ, बिंदु की परिभाषा बताओ। तो बिंदु की परिभाषा बताओगे तो बोलोगे सर बिंदु का मतलब डॉट होता है, बिंदु का मतलब डॉट होता है, बिंदु का मतलब डॉट होता है, बिंदु का मतलब डॉट होता है। जब ये सारे के सारे डॉट को आप मिला दोगे ना, जब ये सारे के सारे डॉट आपके मिल जाते हैं तो ये क्या हो जाती है, अपने आप में सीधी रेखा। यानी ये जो सीधी रेखा, ये जो रेखा है, ये रेखा किससे बनी है, तो ये रेखा बिंदुओं से बनी है। ये रेखा किससे बनी है, तो ये रेखा बिंदुओं से बनी है। तो जब सभी बिंदु आपस में इकट्ठा हो जाएंगे, जैसे मान लो अगर आप चावल के दाने को सबको एक साथ सजा दोगे तो वो अपने आप में क्या बना देगा, एक सीधी रेखा बना देगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये क्या हो गया, एक रेखा हो गया। क्या हो गया, रेखा हो गया। रेखा की सबसे खास बात होती है कि इसके में तो लंबाई तो होगी लेकिन चौड़ाई नाम की कोई चीज नहीं होगी। उदाहरण के तौर पे जैसे मानो अगर मैं इतनी मोटी रेखा बना दे रहा हूं, ठीक है, अगर मैं मानो यहाँ पर ये बना दे रहा हूं इतनी मोटी रेखा, तो आपको दिख रहा है कि भैया इसके पास इतने की क्या है इसके पास इतने की चौड़ाई है, ठीक है, और लंबाई कितने की है, तो इसके पास इतने की लंबाई है। तो ये रेखा नहीं कहलाती है। रेखा वो कहलाती है जिसके पास सिर्फ लंबाई हो सकती है, चौड़ाई नहीं। यानी कभी भी लाइन मोटा नहीं होता है, कभी भी लाइन जो होता है वो पतला ही होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास चौड़ाई नहीं होगी, उसके पास कोई भी चौड़ाई नहीं होती है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है। ठीक है, तो अब खुद सोचो कि लाइन 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है, तो बोलोगे सर 1 डायमेंशनल है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसकी लंबाई है और चौड़ाई नहीं है। साथ में लाइन की पहली बात क्या हो गई कि लंबाई होगी, दूसरी बात हो गई चौड़ाई नहीं होगी,
और तीसरी बात, लाइन जो होता है, रेखा होती है, वो दोनों तरफ से अनंत तक जा सकती है। ये इधर से अनंत तक जाएगी और ये यहाँ से भी अनंत तक जाएगी। इसकी कोई सीमा तय नहीं होती है। ये कहाँ तक जाएगा, सीमा तय नहीं होगी। अगर किसी रेखा की सीमा तय करनी है तो उसको लाइन सेगमेंट होना पड़ेगा, जिसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे कि लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या फर्क है। तो यहाँ पर परिभाषा से क्लियर हुआ आपको कि रेखा एक ऐसी नंबर ऑफ बिंदुओं से बनाई गई है, सभी बिंदुओं को जोड़ दो तो रेखा बनती है। उसके में लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती, और इसकी लंबाई जो है वो अनंत तक जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद अब लाइन के भी अलग अलग कैटेगरी होंगे भाई। जैसे पॉइंट के दो कैटेगरी थे, ठीक है, कि कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो लाइन के भी कैटेगरी होंगे। लाइन का जैसे पहला कैटेगरी क्या हो गया कि स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, सीधी रेखा बोलते हैं। ठीक है। एक लाइन जो अपने दिशा को ना बदले उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। ठीक है। ऐसी रेखा जो किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा को ना बदले, जिस दिशा में वो चल रही है, जैसे मानो ये अगर इस दिशा में चल रही है तो इसी दिशा में चले, तो ये क्या हो जाएगा, लाइन, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। लेकिन पता चले यहाँ गया, इधर घूमा, ऊपर गया, नीचे गया, तो ये स्ट्रेट लाइन ना होकर ये क्या कहलाएगा, ये कर्व लाइन कहलाएगा। लाइन दोनों होंगे। हमारे माइंड में जो पिक्चर क्लियर होता है वो क्लियर होता है, लाइन का मतलब सीधा होना, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके बॉडी में बहुत सारे पतरे रेशे हैं, ठीक है, आप देखेंगे तो आपका नस है, ये भी तो भाई एक लाइन में ही है, लेकिन क्या पूरी बॉडी में सीधा नस है, बिल्कुल नहीं। कहीं पर नस मुड़ रहा है, कहीं पर जो है बेंट हो रहा है, कहीं पर सीधा जा रहा है, कहीं पर टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, तो वो भी लाइन ही है, आपका नस भी एक लाइन ही है। ठीक है। जो सीधी रेखा में जाता है उसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं, और जो मुड़ मुड़ कर ऐसे नागिन डांस करेगा उसको क्या बोलेंगे, तो उसको जो है, ये जो सीधी में जाएगा उसको स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, और जो ऐसे एकदम मुड़ मुड़ के जाएगा उसको क्या बोलेंगे, कर्व लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्व लाइन बोलेंगे। ठीक है। एक लाइन जो अपनी दिशा को बदले उसको क्या बोल देंगे, कर्व लाइन, घुमावदार रेखा। अब आ जाता है भैया, चलो लाइन के बारे में जान लिया कि एक सीधी रेखा होती है, दूसरा आपने जान लिया कि कर्व लाइन होती है, तो ये एक नया पॉइंट कहां से आ गया, ये लाइन सेगमेंट कहां से आ गया। ये लाइन सेगमेंट का मतलब है तो है क्या, ये लाइन सेगमेंट का मतलब है तो है क्या। ठीक है। बचपन में पढ़ा था, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल में दिया होता था, लेकिन तब तो ध्यान इतना होता नहीं था ना, तब ध्यान जो है थोड़ा बहुत घुमाई में, थोड़ा बहुत जो है इधर उधर की बातों में रहता था। पड़ोसी पे ज्यादा ध्यान रहेगा जो आसपास बैठा है या बैठी है, लेकिन किताब पे नहीं। तो कोई बात नहीं, अब थोड़ा ध्यान दे लो, अब जो वक्त है वो चला गया। लाइन की परिभाषा क्या होती है, लाइन की परिभाषा होती है कि जो दोनों दिशाओं तक अनंत में जाए, जो दोनों दिशाओं में कहां तक जाए, अनंत तक जाए। लेकिन भाई हर वक्त तो अनंत का काम होता नहीं है। जैसे आपने बचपन में उदाहरण देखा होगा, आपके आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, कहीं पर भी एक क्वेश्चन ऐसे, जब आप जो लाइन्स एंड एंगल का कंस्ट्रक्शन पढ़ते थे तो लिखा होता था कि ड्रॉ अ, क्या लिखा होता था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। मतलब क्या करना होता था कि स्केल उठाना होता था, स्केल में 1 2 3 4 5 तक लेकर और यहाँ पर एक लाइन काट देना होता था। तो यही लाइन को जब आप दोनों तरफ से रोक दोगे ना, और जब आप रोक दोगे तो ये क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट। मतलब यूं समझ लो, एक लाइन है, उसको आपने रोक दिया, उसकी लंबाई को फिक्स कर दिया, उसकी लंबाई को अनंत तक नहीं जाने दिया, तो वो क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। लाइन अनंत तक जाता है लेकिन लाइन सेगमेंट अनंत तक नहीं जाता। ये बात हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखना है। तो चलो भैया ठीक है, लाइन सेगमेंट अनंत तक नहीं जाता, तो कुछ तो इसको डिनोट करने का होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर दो चीजें खींच दी और बोला बताओ इसमें लाइन कौन है और लाइन सेगमेंट कौन है, तो बता पाओगे कि लाइन कौन है और लाइन सेगमेंट कौन है, नहीं बता पाओगे। बोलोगे क्या ऊपर वाला लाइन है नीचे वाला नहीं, तो दोनों को अलग अलग तरीके से अगर नहीं बनाया जाए तो फर्क कैसे पता चलेगा। तो लाइन को एकदम ऐसे ही रखा जाता है, लाइन में कोई बदलाव नहीं किया जाता। लेकिन जब लाइन सेगमेंट की बारी आती है तो जिधर से जो है, अगर मान लो आप चाहते हो कि नहीं इधर से ये आगे ना बढ़ पाए तो तीर लगा दो, इधर से भी आगे ना बढ़ पाए तो तीर लगा दो। तो ऊपर वाला जो होगा वो क्या होगा, लाइन होगा, और नीचे वाला क्या होगा, तो लाइन सेगमेंट होगा। यूं समझ लीजिए आपने दोनों जगह पर क्या कर दिया है, टोपी पहना दिया है। जिस भी दिशा में आप टोपी पहनाएंगे वो उससे अब आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, वो वहीं पर रुक गया, उसका स्टॉपेज वहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट की परिभाषा को पढ़िए, क्या बोला गया है। लाइन सेगमेंट की परिभाषा को पढ़ेंगे तो बोला गया है, एक लाइन सेगमेंट के पास दोनों एंड पॉइंट होते हैं, और जनरली लाइन सेगमेंट को ही हम एक लाइन कहते हैं। लेकिन कब, जब उसके दोनों बिंदु पे हम ऐसा बड़ा सा बिंदु लगा दें, या फिर हम जो है इसको बेहतरीन तरीके से क्या करें, यहाँ पर ऐसा छोटा एरो लगा दें। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये इसकी लिमिटेशन हो जाएगी, ये लिमिट हो जाएगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, रेखा खंड बोलेंगे। ठीक है,
समझ में आ गया बात। तो लाइन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन और लाइन सेगमेंट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ लाइन के, कि लाइन जो होते हैं वो बेसिकली यहाँ पर 5 प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है, लाइन के बारे में जान लिया कि लाइन के रूप कैसे हो सकते हैं, सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, लाइन सेगमेंट भी हो सकता है। लेकिन क्या ये लाइनों से मिलाकर कुछ बनाया जा सकता है? अगर ये लाइन सीधी रेखा में चले, 2 लाइन हो गए, 3 लाइन हो गए, मान लो चलो 2 लाइन के केस पे आ जाओ, दोनों लाइन अनंत तक जा रही हैं तो उसको क्या बोलोगे? दोनों लाइन आपस में काट रही हैं तो उसको क्या बोलोगे? ठीक है, उसके बाद अगर 3 लाइनें हो गई, तीनों सीधी रेखा में जाएंगी तो क्या बोलोगे? अगर आपस में काटेंगी तो क्या बोलोगे? ठीक है, एक लाइन पर जैसे मान लो 2 लाइन कितने जगह पर काट सकती है आपस में, या एक बिंदु से कितनी लाइनें होकर गुजर सकती हैं, 2 बिंदु से कितनी लाइनें होकर गुजर सकती हैं, 3 बिंदु से कितनी लाइनें होकर गुजर सकती हैं, हर वो बात आपसे आपका एग्जामिनर पूछेगा। 4 ऐसी बिंदुएं हैं मान लो कहीं कहीं पर स्थित हैं, वहां से कितने नंबर ऑफ लाइन पास कर सकते हैं, ये सभी बातों को जानेंगे क्योंकि इसमें भी प्री में सवाल एक आधा हमारे आते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बात करते हैं सबसे पहले कि लाइंस को डिवाइड करने का, तो सबसे पहला कैटेगरी हमारा आ गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या आ गया हमारा यहाँ पे? इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं हम किसे कहते हैं? ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं मेरे भाई किसे कहते हैं? तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं कि अगर 2 या 2 से, इफ 2 और मोर लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी वो आपस में एक दूसरे को काटते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। आपको दिख रहा है ये एक लाइन है और एक लाइन ए बी है और एक लाइन सी डी है। ये ए बी और सी डी क्या हो रहे हैं? आपस में काट रहे हैं। ए बी और सी डी क्या हो रहे हैं? जैसे मानो यहाँ पर एक लाइन आ गया, दूसरा लाइन हमारा ये आ गया, ये आपस में एक बिंदु में काटे, अगर ये काट देंगे तो क्या कहलाएंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे मानो आपका एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है और उसको बोलना है कि भैया देखो 2 लाइन है आपस में काट रहे हैं और यहाँ पर कोण 70 का बन रहा है, तो वो कैसे बोलेगा? जैसे मान लो बोलेगा 2 लाइन ओ पर काट रहे हैं और एंगल सीओबी का मान 70 है, तो कैसे बोलेगा? ठीक है, या आप फोटो बनाओगे सवाल को पढ़कर तो कैसे बनाओगे? तो ये तो पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है। इंटरसेक्टिंग का मतलब जो आपस में एक बिंदु पे काटे तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, जरूरी नहीं है वो ऐसे काटे, वो आपको ऐसे भी काट सकता है। ठीक है, वो आपको एकदम 90 डिग्री पर भी काट सकता है। ठीक है, आपको जो लाइन है एकदम मान लो कि ऐसे भी हो सकता है कि एकदम साफ खड़ा खड़ा ऐसे भी काट दे, किसी भी तरीके से काटे, किसी भी तरीके से वो काट रहा है तो वो इंटरसेक्टिंग है। बस यूं समझ लो कि उसको काटना है, उसको एक्स बनाना है। एक्स यहाँ भी बन रहा है, एक्स यहाँ भी बन रहा है, एक्स यहाँ भी बन रहा है। एक्स बनने का मतलब वो क्या है? वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्लियर हो गया हमारा यहाँ पर बात, इंटरसेक्टिंग लाइन की परिभाषा क्लियर हो गई। अब अगले तरफ के बढ़ते हैं, कॉनकरेंट लाइन। इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकरेंट लाइन और हिंदी हो गया संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं हम किसे कहेंगे? तो संगामी रेखाएं उसे कहते हैं जब 3 या 3 से ज्यादा लाइन एक ही बिंदु से पास करें तो उनको कॉनकरेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कॉनकरेंट। जैसे कोलिनियर पढ़ा था, कोलिनियर का मतलब क्या होता है? उनको एक सीधी रेखा में होना पड़ता है। कोलिनियर का मतलब सीधी रेखा, और कॉनकरेंट का मतलब क्या हो गया? कौन एक रूट वर्ड है इंग्लिश का, ठीक है, और करंट। कौन का मतलब एक ही स्थान पे आपको जाना है। एक कौन रूट वर्ड होता है जिसका मतलब ठग होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो कौन है उसका मतलब क्या है कि एक ही स्थान पे। जैसे मानो एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, लेकिन ये सब अलग अलग दिशाएं में जा रही हैं, सब अलग अलग दिशाएं में जा रही हैं। मेरी बात को समझ रहे हो आप? सब अलग अलग दिशाएं में जा रही हैं, लेकिन जब हमने इसको बढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है, इसको भी हमने बढ़ा दिया यहाँ पे, इसको भी हमने क्या किया? बढ़ा दिया, और जो ये लाइन था इसको भी हमने बढ़ा दिया। अब तीनों के तीनों एक ही बिंदु से गुजरेंगे। यूं समझ लो यहाँ से एक ट्रेन आई, दूसरी ट्रेन जो है वो वहां से आई है, और तीसरी ट्रेन यहाँ से आई है। तो जिस बिंदु पर तीनों का एक्सीडेंट हो जाएगा वो बिंदु कॉन्करेंट पॉइंट कहलाएगा, और ये सारे के सारे लाइन जो है ये कॉन्करेंट लाइन कहलाएंगे। समझ रहे हो? जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों जहां पर मिलते हैं तो वो पॉइंट, वो जो नदी जहां पर मिलते हैं उनको कॉन्करेंट पॉइंट कहते हैं, और तीनों नदियों को क्या बोलेंगे? तो कॉन्करेंट रिवर बोलेंगे। कॉन्करेंट क्या बोलेंगे? रिवर बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 से अधिक, 2 से अधिक, 3 से अधिक, 4, 5, 6, 7 जितनी भी लाइन मर्जी गुजार लो, सारे लाइंस क्या कहलाएंगे? सारे के सारे लाइंस जो हैं वो हमें कॉन्करेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कॉन्करेंट। संगामी, इसीलिए तो नाम पड़ा है संगम। अगर आप देखेंगे गंगा, जमुना, सरस्वती का क्या बोलते हैं? संगम बोलते हैं, कि ये जो बिंदु है इस बिंदु पर गंगा, जमुना और सरस्वती का क्या होता है? संगम होता है, ठीक है, संगम होता है। यहाँ पर तीनों आकर यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, गंगा, जमुना, सरस्वती ऐसे समझ लो। तो ये जो है बिंदु पर मिलेंगे कॉन्करेंट पॉइंट, और ये जो लाइन होंगी वो क्या होंगी? संगामी रेखाएं होंगी, ठीक है।
तो यहाँ बोला गया यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं मिले तो ही संगामी होंगी, 3 से कम हो तो वो संगामी नहीं कहलाएंगी। इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल याद करवाने के लिए क्या बताया, गंगा जमुना सरस्वती। कभी 2 नदियों के मेल को संगम कहते हो? नहीं। जहां पर 3 नदियां मिले या 3 से अधिक मिले तो उनको हम संगम कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए, और अगला आ जाता है फिर हमारा पैरेलल लाइन। बिल्कुल पैरेलल लाइन यहाँ पे, तो पैरेलल लाइन की बात करते हैं। पैरेलल का मतलब होता है समांतर रेखाएं, जो एकदम समान हो, समान चाल से चले। ठीक है, उसको बोलेंगे पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन में पढ़िए क्या है, 2 स्ट्रेट लाइन पैरेलल होते हैं। कब? जब वो एक ही प्लेन में लाई करें और एक दूसरे को ना काटें। अगर आप उनको अनंत तक भी ले जाओ तो भी फर्क ना पड़े, वो एक दूसरे को बस नहीं काटना चाहिए, और उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। 2 सीधी रेखाएं समानांतर होंगी यदि वे समान तल में स्थित हों और अनंत तक बढ़ाने पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें। 2 समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी जो होती है सभी जगह समान होती है। आपको अगर याद करना है पैरेलल लाइन तो आप रेलवे की पटरी को याद कर लो। रेलवे की पटरी पे जरा ध्यान लगाओ। जीवन में रेलवे ट्रैक देखे हो? ठीक है, देखे ही होंगे मुझे जहां तक लगता है। रेलवे की पटरी देखना, हमेशा जो है इनके बीच की क्या होती है, दूरी जो होती है वो समान होती है, हमेशा दूरी समान होती है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन की सीधी परिभाषा क्या हो गई, रेलवे की पटरी। मतलब 2 ऐसी रेखाएं जो कभी भी मिले ही ना जाकर आपस में, कभी भी एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेदित ना करें। अब जैसे मान लो एक रेखा ऐसी हो गई, दूसरी रेखा ऐसी हो गई, देखने में तो लग रहा है मिल नहीं रही हैं, लेकिन जब आप इसको अनंत तक ले जाके मिलाते हो तो पता चलता अरे यार ये तो एक बिंदु पे काट दी। तो ये बिंदु पे काट देगी तो ये आपको पैरेलल नहीं कहलाएगी। अगर आपका एग्जामिनर आपको पैरेलल लाइन बोलेगा ड्रॉ करने को, तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है कि इनके बीच में हमेशा जो दूरी रहे वो हमेशा डी 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 जो समान रहे। तो पैरेलल का 2 हमारा जब होता है वो डेफिनेशन होता है। डेफिनेशन नंबर 1, 2 खासियत होती है। पहली खासियत ये, ठीक है, कि यहाँ पर जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, और दूसरी खासियत ये हो जाती है कि इनके बीच की जो दूरी रहती है वो हमेशा समान होती है, कभी नहीं बदलेगी। इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं ना, लंबवत दूरी जो आप बोलेंगे, वो बोलेंगे कि इनकी जो लंबवत दूरी होगी वो क्या होगी, समान होगी। इनकी जो लंबवत दूरी होगी वो क्या होगी, समान होगी। कोई दिक्कत की बात मेरे भाई? चलो, बहुत शानदार, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो पैरेलल लाइन आप समझ गए, समानांतर रेखाएं हम किसे कहते हैं, क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे इस फिगर में ए बी और सी डी क्या हो गया, पैरेलल हो गया। और पैरेलल को लिखने का तरीका भी होता है। जैसे मानो हमने लिखा ए बी और देखो ये वाली लाइन और सी डी, ये दोनों पैरेलल है, तो इनके बीच में संबंध कैसे बताओगे, इनके बीच में संबंध कैसे बताओगे? देखो पैरेलल लाइन आएगा तो उसका संबंध बताना पड़ेगा। परपेंडिकुलर लाइन आएगा, परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत, जब मैं आपको आगे बताऊंगा तो उसका मतलब संबंध बताना पड़ेगा। तो संबंध आपका एग्जामिनर देगा तो देगा कैसे? जैसे वो क्वेश्चन अगर आपको लिख रहा है, आपके जो स्क्रीन है, जो आपका क्वेश्चन आ रहा है आपके परीक्षा में, तो वो क्वेश्चन को कैसे बनाएगा? तो बोलेगा कि देखो ये जो लाइन है ए बी तो ए बी लिखो, सी डी है तो सी डी लिखो। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ऐसे 2 बराबर के लाइन खींच दो। क्या कर दो? 2 बराबर के ऐसे लाइन खींच दो। आगे चलकर पढ़ाएंगे आपको कि अगर ए बी है और सी डी है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ऐसे का साइन बनता है। तो ये जो 2 पतली पतली लाइनें बनती हैं, ये बताती हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं, समान है। ठीक है, और अगर ये मान लो परपेंडिकुलर होगी तो क्या होगा, ए बी परपेंडिकुलर सी डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अभी देखेंगे परपेंडिकुलर की भी परिभाषा। पैरेलल देख लिया ना, अब बारी आ गई हमारी परपेंडिकुलर की। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, लंबवत रेखाएं। अब परपेंडिकुलर का यहाँ पर डेफिनेशन समझिए कि परपेंडिकुलर होता क्या है। बोलेगा कि जैसे 2 और लाइन अगर एक दूसरे को काटे, पहली बात तो ये कैसी लाइन होनी चाहिए, ये वो लाइन होनी चाहिए जो आपस में एक दूसरे को काटे। ठीक है, जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, और कितने पर करे, 90 डिग्री पर करे। ये जो डिग्री इनके बीच का जो कोण बनना चाहिए, ये 90 का कोण बनना चाहिए, तभी हम इनको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे। ठीक है, जैसे आपने काटने वाली तो बहुत सारी रेखाएं देखी हैं। आपने काटने वाली जो है, आप बोलोगे सर ये भी आपस में काट रहा है, ठीक है, सर ये भी आपस में काट रहा है, ठीक है, उसी तरीके से सर ये भी आपस में काट रहा है, ठीक है, उसी तरीके से सर जो है ये भी आपस में काट रहा है। लेकिन इन चारों में परपेंडिकुलर कौन है? अगर हम बात करें, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक है, और ये पॉइंट हमारा ये हो गया फिगर सी, और ये फिगर हो गया डी।
4 फिगर मैंने आपके सामने बनाए हैं और चारों फिगर में मैंने आपसे पूछा कि बताओ इसमें परपेंडिकुलर लाइन कौन है, तो आप बोलोगे सर देखो परपेंडिकुलर वही होता है जिनके आपस में कोण कितने का हो, 90 डिग्री का। यहाँ कोण 90 का नहीं होगा, हो सकता है यहाँ पर कोण 110 डिग्री का आपका एग्जामिनर दे दे, हो सकता है यहाँ पर इनका कोण 70 डिग्री का दे दे, हो सकता है यहाँ पर आपको 160 डिग्री का कोण दे दे। जैसे 4 फिगर दे दिया और ऐसे करके दे दिया और बोला बताओ इसमें परपेंडिकुलर लाइन कौन है, तो परपेंडिकुलर वो होगा जो 90 पर काटेगा, जो 90 पर नहीं काटेगा वो परपेंडिकुलर नहीं कहलाएगा। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो लंबवत रेखाएं कौन होती हैं? लंबवत रेखाएं वो होती हैं जो आपस को एक दूसरे पे 90 डिग्री पे काटती हैं, ठीक है। और जैसे आपने देखा था कि परपेंडिकुलर, देखो पैरेलल लाइन, दो रेखाएं अगर पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं, तो दो लकीरें खींच के लिखते हैं। अब अगर मानो ए बी और सी डी यहाँ पैरेलल तो नहीं दिख रही हैं आपको, ये क्या दिख रही हैं? परपेंडिकुलर यानी लंबवत दिख रही हैं। तो लंबवत लिखने का मतलब क्या हो गया? एक रेखा ऐसी, दूसरी रेखा ऐसी, तो वहीं इसका स्टाइल जो हो गया वो ऐसा हो गया, एक रेखा ऐसा और दूसरा रेखा इसके ऊपर है। तो लंबवत का परिभाषा कैसे हो गया? जैसे मानो यहाँ सी डी है और ए बी है, वो क्या है? लंबवत है। तो सी डी लिख दो, ए बी लिख दो। और लंबवत का चिन्हासी क्या होता है? उल्टा टी, उल्टा टी, उल्टा टी हो गया, उल्टा टी, टी को बना के उल्टा कर दो तो ये क्या हो जाएगा? लंबवत हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा हमारा? लंबवत रेखाएं हम इसे कहेंगे, ठीक। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट और पांचवा। आपसे बोला गया था ना कि लाइंस के 5 प्रकार होते हैं, लाइंस के 5 प्रकार, इंटरसेक्टिंग, कॉनकरेंट, पैरेलल, परपेंडिकुलर, और जो पांचवा है वो है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब तियक रेखाएं, और यही तियक रेखाएं पर पूरा का पूरा ज्योमेट्री का लाइंस एंड एंगल वाला टॉपिक आधारित है। अगर आपको कोई भी टीचर ज्योमेट्री पढ़ाते हैं तो वो सीधा तियक रेखाएं से ही शुरू करते हैं, पीछे की कोई बात ही नहीं करता कि लाइन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, एंगल क्या होता है। सीधा यहीं से बताएंगे, देखो 2 लाइन है, काट दिया, ऐसा एंगल ये बनेगा, ऐसा एंगल वो बनेगा, और फिर उसको परिभाषित करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जरूरी है कि भैया ये आया तो आया कहाँ से, इसलिए मैंने बोला ना कि मैं एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा, ताकि मैं यूं समझ रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आ रहा और वहां से आपको एकदम हीरो लेवल तक मुझे पहुंचाना है। ज्योमेट्री ऐसा है कि जिसको स्ट्रॉन्ग कर लिया तो सबसे बड़े किंग कहलाओगे। अरिथमेटिक का कोई धुरंधर हो सकता है, ज्योमेट्री का धुरंधर स्टूडेंट नहीं होता है, और अगर यहाँ धुरंधर बन गया वो तो समझ लो कि वो पूरा मैथ का धुरंधर है, ठीक है। तो पहली बात हम ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में जानते हैं, तियक रेखाएं के बारे में जानते हैं कि तियक रेखाएं जो होती हैं उसे किसे कहते हैं। एक ऐसा लाइन जो 2 या 2 गिवन जगह पर काटे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? अ लाइन विच इंटरसेक्ट 2 और मोर गिवन लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल ऑफ द 2 गिवन लाइन, ठीक है। 2 रेखाएं हैं और एक रेखा आई और ऐसे काट के चली गई, तो जो ये रेखा होती है, जो ये दोनों लाइनों को काटती है, इसको क्या बोलते हैं? इस वाली रेखा को तियक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। हिंदी में बड़े अच्छे तरीके से परिभाषा को समझिए। क्या बोला गया? वह रेखा जो 2 या 2 से अधिक दी गई रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, उन 2 रेखाओं को क्या बोलते हैं? तियक रेखा बोलते हैं। जैसे फिगर में बात करेंगे ए बी की और सी डी की, दोनों को एक लाइन पी क्यू काट रही है, तो पी क्यू जो है वो क्या है? तियक रेखा है। पी क्यू क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। पी क्यू क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। पी क्यू क्या हो गया? यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। क्लियर है? जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 लाइन ऐसे बना दिया, ठीक, बनाते चलते हैं, देखते चलते हैं कुछ हो रहा है। 2 लाइन हमने पैरेलल बना दी है। अब 2 ये पैरेलल लाइन है, इनको एक जो है लाइन काट रहा है, तो ये जो लाइन होगा ये क्या होगा? दोनों को 90 पर काटेगा, तो ये तियक रेखा हो गया। 2 लाइन हमारे मान लो ऐसे हैं और इनको एक लाइन ऐसे काट देगा, तो ये भी ये क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्सल यानी तियक रेखा कहलाएगा, ठीक है। 2 लाइन हमारे हो गए यहाँ पर, और दोनों जरूरी नहीं है पैरेलल हो, 2 लाइन हो गए हमारे। जैसे मान लो एक ऐसे हो, दूसरा ऐसे हो, और एक बिंदु जो है, एक लाइन इनको 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटे, तो भी ये क्या हो जाएगा? तियक रेखा हो जाएगा। तो भी क्या हो जाएगा? तियक रेखा हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? तियक। तो ये जो लाइन हमेशा यहाँ पर CD जहां जहां मैंने ड्रॉ किया है, ये CD क्या है? ट्रांसवर्सल है। CD को तियक रेखा बोलेंगे। क्यों बेसिक पॉइंट जानना जरूरी है? बेसिक पॉइंट इसलिए जानना जरूरी है ताकि हम अपने सवालों को अच्छे तरीके से पढ़ के बना पाए, ठीक है। नहीं तो बोलेगा कि AB और CD एक लाइन है और DF जो है मान लो EF उसका ट्रांसवर्सल है, आपको पता ही नहीं ट्रांसवर्सल क्या होता है, फिर बोलोगे अरे सर ये फोटो बना तो कैसे बना? तो भैया फोटो बना अपने परिभाषा की वजह से, और परिभाषा को समझना जरूरी है ताकि आप फोटो को बना पाएंगे, ठीक है। चलिए
उसके बाद बात करते हैं लाइंस के बारे में, कुछ मुख्य बिंदु, मुख्य पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है। और ये पॉइंट क्या है, तो देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये बहुत जरूरी है। जैसे मानो हमने आपसे सभी से सवाल पूछा कि बताइए कि अगर आपका एक बिंदु है तो इस एक बिंदु से सबसे पहले इस एक बिंदु से कितनी जो है लाइनें पास करेंगे, इस एक बिंदु से कितनी लाइनें पास करेंगी, दो बिंदु से कितनी लाइनें पास करेंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा ए हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारा बी हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारा सी हो गया कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं पास करती हैं, दो बिंदुओं से कितनी करती हैं, तीन बिंदु अगर सीधी रेखा में है तो कैसे करेंगी, और अगर तीन बिंदु जो है मान लो कहीं कहीं पर दी गई हो, एक यहाँ पर दिया गया हो और एक यहाँ पर दिया गया हो, तो कितनी रेखाएं पास करेंगी। ठीक है, बताइए। हाँ, कमेंट के किसी का मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं करूंगा, क्योंकि ज्योमेट्री पढ़ाना है तो कायदे से पढ़ लो। ठीक है, अंट संट का कमेंट ना करो यहाँ पे। ठीक है, कि इंडिया मैच हार गया, ये हो गया, वो हो गया, बकवास की बातें नहीं, कायदे से पढ़ाई करिए। चलिए सवाल को देखिए, किसी का कोई कमेंट नहीं हम रिप्लाई करेंगे, और अगर कोई स्टूडेंट कमेंट करेगा तो उसको ब्लॉक भी करवा देंगे, तो कायदे से पढ़ लो। ठीक है, चलो सवाल देखो। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है कि एक बिंदु से कितनी लाइनें पास होती हैं, दो बिंदु से कितनी लाइनें पास होती हैं, तीन बिंदु से कितनी लाइनें पास होती हैं, सब यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहला बात देखो, यहाँ पर एक बिंदु से अनंत रेखाएं पास हो सकती हैं। कितनी अनंत, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कर करके एक बिंदु से कितनी लाइनें पास होंगी, तो एक बिंदु से इनफाइनाइट लाइनें पास होती हैं। कितनी पास होती हैं, इनफाइनाइट लाइंस, अनंत जो है रेखाएं पास होती हैं। ठीक है, अनंत बिल्कुल। अब बात करते हैं दो बिंदुओं से, तो दो बिंदुओं से एक ही लाइन पास हो सकती है, इस बात का ध्यान रखो। एक से ज्यादा लाइन कभी पास नहीं होगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका जो है एक लाइन ऐसे है और दूसरा वाला ऐसे, दूसरा वाला तो काट देगा। देखो हर बिंदु पर अनंत रेखाएं हैं, हर बिंदु पर अनंत रेखाएं हैं, लेकिन एक ही ऐसी रेखा होगी जो दोनों बिंदुओं से होकर गुजरेगी। ठीक है, इस बिंदु के पास अपना अनंत लोगों का ग्रुप है, इस बिंदु के पास अपना अनंत लोगों का ग्रुप है, लेकिन दोनों में एक ही व्यक्ति ऐसा होगा जो दोनों से होकर गुजरेगा, और बाकी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा। यानी अगर हम 2 पॉइंट की बात करें तो 2 पॉइंट से एक ही रेखा गुजर सकती है, बाकी जितनी भी रेखाएं हैं वो गुजरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो बिंदुओं से एक ही रेखा गुजरेगी। अब बात करते हैं 3 की, तो 3 से भी मेरे भाई हमेशा कितनी रेखाएं गुजरेंगी, एक रेखा, जब वो सीधी रेखा में होगी। लेकिन जब वो मान लो अलग अलग तरीके से होगा तो ऐसा नहीं होगा, जैसे ये लाइन तो दोनों से पास कर जा रहा है, ये लाइन दोनों से कट जा रहा है, ये लाइन दोनों से कट जा रहा है, लेकिन कोई भी एक भी ऐसी रेखा नहीं है जो आपको तीनों से होकर गुजरे। अब ऐसा नहीं बोलोगे कि सर ये 3 पॉइंट है, इसे जोड़ दीजिए ना सर, इसे जोड़ दीजिए, तो लाइन है ही, ऐसे जोड़ जाएगा। समझ रहे हो, मेरी बात को ध्यान रखो। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि 2 या 2 से अधिक लाइनों से, 2 या 2 से अधिक बिंदुओं से सिर्फ और सिर्फ एक रेखा पास करती है। फिर से समझ लो, एक बिंदु से अनंत लाइन, 2 बिंदुओं से एक ही लाइन, 3 से भी एक लाइन, 4 से भी एक लाइन, 5 से भी एक लाइन, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो यही बोला गया, देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। 2 अलग अलग बिंदुएं हैं, तो उससे सिर्फ और सिर्फ कितनी रेखा पास करेगी, तो एक रेखा पास करेगी। फिर बोला गया है 2 or more line are said to be co-planar if they lie in the same plane, otherwise they are said to be non-co-planar। इसको हम बाद में बड़े विस्तृत रूप से समझेंगे कि प्लानर शब्द का यहाँ पर क्या मतलब है। प्लानर को आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, अभी ही समझ लीजिए, चलिए, कि जब आप अपने कॉपी में कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप पढ़ते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बचपन में भी आपने पढ़ा होगा, तो आप एक एक्स और वाई का क्या बनाते थे, एक्स वाई एक्सिस बनाते थे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है, जैसे मान लो हाई लेवल की बात करें आगे चलकर, तो आप जो है यहाँ पर 3 एक्सिस बनाते हैं, और ये 3 को क्या बोला जाता है, एक हमारा क्या हो जाता है, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ पे, कि एक हमारा क्या होता है, ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, और ये हमारा z होता है। तो यही वाले फिगर को हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल यानी 2D फिगर बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल यानी 3D फिगर। उदाहरण के तौर पे जिस भी वस्तु में लंबाई हो और चौड़ाई हो वो 2 डायमेंशनल होता है, और जिस भी वस्तु में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो
तो वो 3D होता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक सर्कल बनाते हैं, तो एक सर्कल में क्या है, तो इसके पास लंबाई है, चौड़ाई है, तो मतलब सर्कल कैसा फिगर है, सर्कल 2D फिगर है। लेकिन जो आप हाथ में अपने गेंद पकड़े हुए हैं, जो आप बॉल पकड़े हुए हैं, ठीक है, जो आपके पास फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट का बॉल है, ये बॉल क्या है, तो ये बॉल जो है ये आपका 3D फिगर है। ठीक है, सर्कल को आप ऐसे भी समझ लो, जिस भी चीज को आप कॉपी पर बना लो, जिस भी चीज को आप कॉपी पर बना लो वो 2D है, ठीक है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई है। लेकिन जिसको कॉपी पर प्रदर्शित नहीं कर सकते वो 3D है। आप गेंद को कॉपी पे बना सकते हो, नहीं बना सकते, वो 3D है। जैसे मान लो कि अगर मैंने कल के दिन एक स्क्वायर बनाया है, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर 2D हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास लंबाई है और एक इसके पास चौड़ाई है। और इसी कारण से स्क्वायर को आप एक्स और वाई के प्लेन में बना सकते हो। ये एक्स वाई प्लेन में आ सकता है, ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है। यहाँ तक जो जाएगा वो लंबाई है, यहाँ तक जो जाएगा वो चौड़ाई है। इसलिए हम स्क्वायर को क्या कहते हैं, 2D कहते हैं। ठीक है, इसलिए स्क्वायर को क्या कहते हैं, 2D कहते हैं। लेकिन आपका जो ये कमरा है, जिस कमरे में आप रह रहे हैं, इस कमरे में एक लंबाई मिलेगी, एक चौड़ाई मिलेगी और एक आपको ऊंचाई मिलेगी। तो क्या इस कमरे को आप जो है यहाँ फोटो पे बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो कैसा फिगर है, 3D फिगर है, जिसके पास लंबाई भी है, जिसके पास चौड़ाई भी है, जिसके पास ऊंचाई भी है। तो जिसके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम 3D फिगर बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो क्यूब हो गया, ठीक है, जिसको आप आगे चलोगे घना पढ़ोगे, ठीक है, अलग अलग चीजें, तो ये क्यूब हो गया, वो क्या हो गया, हमारा क्यूब जो हो गया वो 3D फिगर हो गया। तो ये 2D 3D का कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, कि 2 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, 2D, जिसकी 2 आपको लंबाई चौड़ाई दिखे। 3D का मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशनल दिखे। जैसे आप सिनेमा घर में जाते हैं, सिनेमा घर से बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। आप जनरली कोई भी मूवी देखने जाओ सिनेमा घर में, तो वो आप 2D देखते हैं, पर्दे पे देखते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ऐसी मूवी होती हैं जो 3D में रिलीज होती हैं। जैसे आपने शाहरुख खान की एक मूवी देखी होगी, रावण। ठीक है, उसके अलावा अभी आपने एक द जंगल बुक करके भी एक आई थी, द जंगल बुक करके ऐसे कोई एक मूवी थी, वो भी आपने देखा होगा। तो जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं ना, तो आपको एक अलग से चश्मा दिया जाता है, और उस चश्मे का किराया भी वो आपसे लेते हैं, 40 रुपए, 50 रुपए ऐसे करके जो लेते हैं। और आप उसको जब पहन के मूवी देखते हैं, और अगर आप फ्रंट सीट पे बैठे हैं, तो मूवी में अगर गाड़ी बड़ी तेजी से भाग रही है, तो आपको लगता है यार गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ गई। ठीक है, अगर मान लो शेर किसी के ऊपर अटैक कर रहा है, तो आपको लगता है अरे भैया आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे अभी आप मोबाइल में देख रहे हो या आप लैपटॉप में देख रहे हो मुझे, तो मैं आपको 2D में दिखूंगा, एक लंबाई चौड़ाई। ठीक है, लेकिन अभी अगर मैंने इस क्लास को 3D में चला दिया और आपको मैंने 3D का चश्मा दे दिया अभी कि बेटा एक काम करो 3D पहनो, तो अभी अगर मान लो ऐसे हम मुक्का मारेंगे तो आपको लगेगा कि सर ने मेरा नाक फोड़ दिया। ठीक है, ये होता है 3D का। 3D में क्या होता है कि एकदम वैसे ही चीजों को हम महसूस करते हैं जैसे हमारे आसपास हो रही होती हैं। ठीक है, तो 2D और 3D का फर्क समझ में आ गया कि 2D और 3D किसे कहते हैं। ठीक है, जिसके में लंबाई चौड़ाई हो तो वो 2D है, जिसके में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो तो वो 3D कहते हैं। ये हमारा XY प्लेन है, ये हमारा XYZ प्लेन है। तो यहीं पर यहाँ हमारा बात बोला गया है कि 2 या 2 से अधिक लाइनें कोप्लैनर तब होती हैं जब वो एक ही प्लेन में लाई करें। बहुत बार इस्तेमाल भी किया जाता है कोप्लैनर का। तो कोप्लैनर का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो ये वाली रेखा हो गई और ये वाली रेखा हो गई, ये दोनों रेखा आपस में काट रही हैं XY प्लेन में, तो भैया ये कोप्लैनर है। लेकिन पता चले एक रेखा यहाँ है, दूसरा रेखा यहाँ है, तीसरा रेखा यहाँ है, तो ये कोप्लैनर नहीं होंगी, ये कोप्लैनर नहीं होंगी, ये एक ही प्लेन में नहीं है। ये वाली जो रेखा है वो XY प्लेन में है, दूसरी वाली रेखा YZ प्लेन में है, तीसरी वाली रेखा XZ प्लेन में है। सभी का अपना अपना प्लेन है, अपना अपना प्लेन है, तो भैया ये कोप्लैनर नहीं कहलाएंगी। ये था हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन इज कॉल्ड अ लाइन। जहां पर 2 प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं उसको क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। तो यहां से हमारा जो है वो किसका परिभाषा क्लियर हुआ, लाइंस का। फिर से अब रिवीजन करवा रहा हूं, देखो रिवीजन करवा रहा हूं, क्या करवा रहा हूं। पहली बात हमने कहा था ज्योमेट्री में हम कितनी टॉपिक पढ़ेंगे, तो ज्योमेट्री में हम ये 5 टॉपिक पढ़ेंगे। पॉइंट वाला, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल। फिर हम पहला टॉपिक पढ़ना शुरू किया, पॉइंट, लाइन और एंगल। पॉइंट, लाइन एंड एंगल में सबसे पहले हमने पॉइंट की परिभाषा जानी। पॉइंट की परिभाषा क्या होती है, पॉइंट की परिभाषा होती है कि एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या हो, एकदम 0 हो। ठीक है, फिर पॉइंट के बारे में हमने जाना कि पॉइंट कोलिनियर होते हैं,
नॉन कोलिनियर होते हैं। रेखा जो यहाँ पर बिंदु है वो क्या होगी, कोलिनियर नॉन कोलिनियर। फिर हम लाइन के बारे में पढ़े। लाइन का मतलब होता है रेखा, ठीक है। एक एक स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं और देखते चलना आप लोग, ठीक है। ये पॉइंट के बारे में था, पॉइंट कोलिनियर होता है, नॉन कोलिनियर। सीधी रेखा में जाए तो कोलिनियर और आपको अलग अलग रेखा में जाए तो नॉन कोलिनियर। फिर पॉइंट के बाद हमने पढ़ा था लाइन। लाइन का मतलब हो गया रेखा। रेखा किसे कहते हैं, जब अनंत बिंदुओं को जोड़ दिया जाए तो वो रेखा कहलाती है। इसकी लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती और ये दोनों दिशा में अनंत तक जाती है। रेखा के 3 प्रकार, जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन जो सीधी होगी, फिर उसके बाद पढ़ा आपने कि कर्व लाइन, ठीक है। फिर आपने पढ़ा कर्व लाइन। कर्व लाइन ऐसा जो सीधा नहीं होगा, किसी भी दिशा में जाए, जिसकी एक दिशा ना होके हो सकता है कभी यहाँ पर ये इस दिशा में गया, ठीक है, कभी कोई और दिशा में गया, कभी नॉर्थ में गया, साउथ में गया, ईस्ट में गया, मतलब इसकी दिशाहीन है ये, तो कर्व लाइन हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट वो होता है जिसका दोनों तरफ से यूं समझ लो मुंह बंद कर दिया हमने, उसको हम भागने ही नहीं दे रहे हैं, वो हो गया हमारा लाइन सेगमेंट, ठीक है। फिर लाइन सेगमेंट के बड़ा आपने लाइंस के 5 प्रकार होते हैं। लाइंस के कितने, 5 प्रकार, जिसमें पहला प्रकार इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग कौन, जो आपस में एक दूसरे को काटे, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। फिर हमने पढ़ा यहाँ पर कॉनकरेंट। कॉनकरेंट वन, जब एक ही बिंदु से 3 अलग अलग रेखाएं जाए, जिसको संगामी रेखाएं कहते हैं, जैसे गंगा जमुना सरस्वती का संगम, ये क्या हो गया हमारा, कॉनकरेंट हो गया। फिर हमने पढ़ा यहाँ पर पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन किस लाइन को बोलते हैं, जो लाइन के बीच की दूरी हमेशा समान हो और 2 सीधी रेखाएं वो हमेशा रहें, वो कभी आपस में प्रतिच्छेदित ना करें, वो कौन सा लाइन हो गया, पैरेलल लाइन हो गया, ठीक है। फिर पैरेलल के बाद हमने पढ़ा परपेंडिकुलर। 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर 90 पर काटती हैं तो उनको परपेंडिकुलर कहते हैं, 90 पर नहीं काटेंगी तो परपेंडिकुलर नहीं कहेंगे। फिर आपने पढ़ा यहाँ पर आपको तीयक रेखाएं। तीयक रेखाएं मतलब ट्रांसवर्सल, कि यदि 2 या 2 से अधिक लाइनों को एक लाइन काटती है 2 अलग अलग बिंदुओं पे, तो उनको हम तीयक रेखा कहते हैं। इस तरीके से आपका पूरा लाइन वाला जो टॉपिक है वो हुआ कंप्लीट। अब नेक्स्ट बात करते हैं एंगल्स का, और एंगल्स के ऊपर ही आपके एसएससी में क्वेश्चन आते हैं। जो आपने पॉइंट पढ़ा, जो आपने लाइन पढ़ा, उनके परिभाषा पे सवाल बन सकता है, लेकिन जो सवाल असली बनेगा वो बनेगा आपको किस पे, एंगल्स पे। एंगल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कब आपको कितने का कोण बनाना है, आपका एग्जामिनर कभी बोलेगा 30 का बनाओ, 60 का बनाओ, तो आप कैसे लाइन को खींचोगे। 30 बनाना है तो कैसे पतला खींचोगे, 60 बनाना है तो कैसे खींचोगे, 90 बनाना है तो कैसे खींचोगे। इंपॉर्टेंट है ना जानना, एंगल बनता है तो कब बनता है। मान लो एंगल के बारे में मुझे कुछ नहीं आता, मैं इस धरती पे जन्म लिया हूं, मान लो मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है एंगल का, वहां से हम कैसे समझेंगे, तो अब हम समझते हैं यहाँ से। एंगल की परिभाषा क्या होती है, कोण हिंदी में बोलेंगे। जब 2 किरणें एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनाती हैं। जो 2 किरणें कोण बनाती हैं उन कोण की भुजा कहते हैं, और उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु को शीर्ष कहलाता है। अगर हम इंग्लिश में बात करें यहाँ पर तो बड़े ध्यान से समझिए, The angle is the union of 2 non-collinear rays with a common initial point। एक ही बिंदु से 2 रे अलग अलग निकली हो तो उनको हम कहते हैं यहाँ पर क्या, ठीक है, एंगल बनाते हैं। और जो दोनों के दोनों रे हैं वो फॉर्म कर रहे हैं एंगल बना के, ठीक है, और उनके आर्म्स को क्या बोलेंगे, द 2 रे फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म ऑफ द एंगल। ये जो दोनों रे हैं इसको उसके बाजू यानी भुजा कहते हैं, और जिस पॉइंट से ये निकलते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। बड़े बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, इस बात को समझिएगा। एक होता है हमारा लाइन होता है, दूसरा होता है हमारा लाइन सेगमेंट, ठीक है, और फिर तीसरा होता है हमारा रे, तीसरा होता है हमारा रे। तीनों में बड़ा फर्क है, ठीक है। पहले होता है लाइन, फिर आता है हमारा रे, और फिर आता है हमारा लाइन सेगमेंट। फिर हमारा क्या आता है, लाइन सेगमेंट आता है, ठीक है। रेखा हो गया, रेखा खंड हो गया, और यहाँ पर रे को क्या बोलेंगे, तो रे को यहाँ पर बोलेंगे उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है, नॉन कोलिनियर रेस बिंदु हो गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे लाइन की परिभाषा क्या होती है। लाइन की परिभाषा होती है कि ये आपको दोनों तरफ से अनंत तक जाती है, दोनों तरफ से अनंत तक जाती है। फिर आपने क्या किया कि आपने एक बिंदु, ये जो है ना, ये अनंत से आ तो रही थी, लेकिन आपने एक तरफ उसका चेहरा बंद कर दिया, तो ये आपका रे कहलाएगा। और लाइन सेगमेंट का मतलब आपने दोनों तरफ से इसको क्लोज कर दिया, तो ये लाइन सेगमेंट। यूं समझ लो, एक सीधी रेखा थी जो अनंत तक जा रही थी, पहली बार उसके ऊपर अटैक हुआ, एक तरफ से रास्ता बंद कर दिया तो वो रे हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद दोनों तरफ से अगर हम उसके रास्ते को बंद कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, अगर हम दोनों तरफ से उसके रास्ते को बंद कर देंगे तो वो लाइन सेगमेंट कहलाएगा। अब यही रे का इस्तेमाल करके हम कोण बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो हम बोलते हैं, देखो बात ऐसी है कि ये एक बिंदु है, इस बिंदु से एक रे यहां पर गया,
ठीक है, ये अनंत तक जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी जो बिंदु है वो यहीं पर रुकेगी। इसका शुरुआत जो है वो यहाँ से हुआ है और ये अनंत तक जा रहा है। दूसरा रे जो है वो यहाँ पर जा रहा है, शुरुआत यहाँ से है लेकिन ये यहाँ तक अनंत तक जगह है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दो रे के बीच का जो यहाँ पर जो है ना, जितने पर ये लाई करते हैं, ये इनका एंगल बनाता है। थीटा जो है इनके बीच का क्या है, कोण है। ठीक है, अब ये जो दोनों रे हैं यहाँ पर, जैसे मान लो ए बी हो गया और यहाँ पर ए सी हो गया, तो ए बी और ए सी को क्या बोलते हैं, इस कोण की भुजा बोलते हैं। जैसे मानो मेरी भुजा है, क्या है, ये मेरे दोनों हाथ हैं, तो इस कोण की भी तो भुजा होगी और इसकी इनकी भुजा, पहली भुजा ए बी है, दूसरी भुजा ए सी है। ठीक है, तो पहली बात जाना कोण क्या होता है, फिर दूसरी बात उसकी भुजाओं के बारे में जाना, और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जब ये भुजाएं दोनों मिलती हैं जिस बिंदु पे, तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं, तो इस बिंदु को वर्टेक्स बोलते हैं, इसी बिंदु को कोण बोलते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में कितने वर्टेक्स हैं, तो उस कमरे में देखो जमीन पर 4 वर्टेक्स होंगे, जमीन के चारों कोण। कोण कहां पर, जहां पर 2 लाइनें आकर मिली होंगी। जब भी यहाँ पर 2 लाइनें मिलेंगी ना यहाँ पर, तो ये कोण बनेगा और वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। देखो दीवार का पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, 4 कोण नीचे हो गए। अब सर उठा के जरा अपने सीलिंग पे देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों के चारों कुल मिलाकर एक कमरे के अंदर कितने कोण बनते हैं, 8 कोण बनते हैं। उसी तरीके से अगर 8 कोण बन रहे हैं तो 8 जो है वर्टेक्स बन रहे हैं, सॉरी, तो 8 यहाँ पर एंगल भी बनेगा। पहला एंगल आपका वहां पे ऊपर वाले पे, ठीक है, दूसरा सामने वाले सीलिंग पे, तीसरा और चौथा, 4 कोण ऊपर, 4 कोण नीचे। ठीक है, तो 8 वर्टेक्स है तो 8 एंगल होगा, 9 वर्टेक्स है तो 9 एंगल होगा, 10 वर्टेक्स है तो 10 एंगल होगा। इसीलिए क्यों, क्योंकि वर्टेक्स बनेगा नहीं तो एंगल नहीं बनेगा। एंगल बनने के लिए वर्टेक्स का बनना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ, रे बराबर किरण होता है, बिल्कुल, रे बराबर यहाँ क्या हो गया, किरण हो गया, क्योंकि किरण, रे की हिंदी किरण हो गई। ठीक है, ये इसकी हिंदी हो गई रेखा और दूसरे वाले की रेखा हो गई हमारी रेखा खंड, रेखा खंड हो गई। ठीक है, चलो तो यहां पर देखो समझ में आ गया बात। तो यहीं पर बोला गया है कि जो एंगल AOB है, ठीक है, ये फॉर्म होता है रे से, एक रे OB है और एक रे OA है, और यहां पर जिस पर ये मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो चलो ये तो जान लिया कि कोण है तो क्या है, कोण कहेंगे तो किसे कहेंगे, कोण बना तो कैसे बना, कोण जहां मिला तो उसको वर्टेक्स बोलेंगे। लेकिन क्या कोण के प्रकार हो सकते हैं, ठीक है, कोण कितने तरह के हो सकते हैं, तो वो बारे में हम जानेंगे यहाँ पर कि कितने तरह के कोण होते हैं। सबसे पहला बात करो तो एक्यूट एंगल की बात करते हैं। एक्यूट एंगल एक कैसा कोण है, तो अगर किसी एंगल का मान 90 डिग्री से कम होगा, देखो पता है क्या हुआ, एक हमारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, और वो साइंटिस्ट मान लो मैथ्स के थे, मैथमेटिशियन बोल लो, चलो मैथमेटिशियन ही बोल लेते हैं, साइंटिस्ट नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो उनको क्या हुआ ना कि बेचारे बड़ा ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, बड़ा कष्ट हो रहा था उनको यार कि कैसे पढ़े, क्या पढ़े, इतनी लाइनें हो गई हैं, इतने कोण हो गए हैं, अगर मुझे किसी को टेलीफोन पर बताना हो कि मैंने इतने लाइन बनाए हैं या इतने का कोण बनाया, मैं कैसे समझाऊंगा। ठीक है, अब हर किसी के लिए तो ये तो नहीं बोल सकता 2 लाइन 10 बजे काट रही हैं, 2 लाइन 10 मिनट 10 डिग्री पे काट रही हैं, 20 डिग्री पे काट रही हैं। चलो उदाहरण के तौर पे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। आप में से अगर आपके परिवार में कोई अगर आपके एयरफोर्स में होगा, पायलट होगा कोई, या सेना में भर्ती होगा जो एयरफोर्स में है, तो एयरफोर्स में मान लो 2 व्यक्ति जो है वहां पर जहाज में बैठे हुए हैं, हेलीकॉप्टर चॉपर में बैठे हुए हैं। अब उसको अगर मान लो कि पायलट को, एक पायलट को दूसरे पायलट को दिशा बताना है कि भाई जो है तुमको इस दिशा में जाना है, तो क्या बोलेगा, भाई सीधे ले, ठीक है, राइट में लेना होगा, भाई दाएं ले, दाएं ले। रोड थोड़ी है, रोड रहता तो चलो हम बता भी देते कि भैया रोड जो है वहां पर तुम राइट ले लो, लेफ्ट ले लो, यू टर्न ले लो। लेकिन हेलीकॉप्टर में जो बैठा है उसको क्या बताओगे, राइट भी लेगा तो वो कितने के कोण पर लेगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हवा है ना, और हवा में तो आप कहीं भी घूम सकते हो, हवा में तो पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है, और 360 का कोण बनता है तो वहां पर तो भाई साहब आप कहीं पर भी टर्न ले सकते हो। राइट का मतलब 10 डिग्री पे भी मोड़ो, राइट का मतलब 20 डिग्री पे भी मोड़ो, राइट का मतलब 90 पे भी मोड़ो। अगर आपको और अच्छे से समझना तो आपने गुंजन सक्सेना जो मूवी आई थी, श्रीदेवी की जो बेटी है उन्होंने उसमें किया था बायोग्राफी जो थी उसमें अगर आप जब वो हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग लेती हैं तो आप बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, टेक 10 डिग्री क्लॉकवाइज, टेक 20 डिग्री क्लॉकवाइज, 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब आपको राइट में लेना है, और 10 डिग्री का मतलब आपको हल्का मुड़ना है, 20 डिग्री का मतलब थोड़ा सा और ज्यादा मुड़िए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि ये जनाब जो है इनका चॉपर यहाँ पर है, ठीक है, आप ऐसे समझ लो ये इनका क्या है, चॉपर है, ये इनका मतलब, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है ऐसे समझ लो,
लो। अब ये चॉपर इस दिशा में जा रहा है, ठीक है। अब ये चॉपर इस दिशा में जा रहा है तो इसको राइट मुड़ना है, तो भाई ये इधर की तरफ भी मुड़ जाएगा, इधर की तरफ भी मुड़ जाएगा, इधर की तरफ भी मुड़ जाएगा। तो मान लो अगर कोई दुश्मन यहाँ से अटैक कर रहा है और हम बोल दिए राइट ले लो, बंदा इधर भाग गया तो खत्म हो जाएगा ना वहीं पे। तो उसको कैसे मुड़ना होगा, तो वहां पर आपको कोऑर्डिनेट एक तरीके से समझ लो, इसको XY प्लेन मानकर, और तब बताया जाता है कि आप जो है यहाँ पर कितना लीजिए, तो यूं समझ लीजिए कि आपको यहाँ से 10 डिग्री लेना है, ठीक है, या आपको यहाँ से 20 डिग्री लेना है, या आपको 90 डिग्री के कोण पे मुड़ना है। क्लॉकवाइज का मतलब आप इस रेखा में जाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आप उल्टा जाएंगे। तो इसलिए एक पायलट का जो है दूसरे पायलट को इस तरीके से वो समझाता है, भाई 45 डिग्री क्लॉकवाइज लो, इसका मतलब एकदम बीच में जाओ और इस पे अटैक करो, ये खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसलिए एंगल की आवश्यकता हवाई में पड़ती है, प्लेन में जो है यात्रा करते हैं उनकी पड़ती है कन्वर्सेशन में। तो इसीलिए जब जैसे मान लो हमारे जो गणितज्ञ थे उन्होंने बोला कि भैया देखो इतने इतने कोण बन रहे हैं, किसको हम क्या बोले, कभी 20 का बन जाता है, 30 का बन जाता है। तो एक काम करते हैं, हम इन सभी कोणों को 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, ठीक है। पहली कैटेगरी क्या हो जाएगी, अगर आप लाइन को देखेंगे तो पहली कैटेगरी वो होगी, जैसे मानो 2 लाइनें होती हैं तो यहाँ कितने का कोण बनाती है, 90। तो उन्होंने कहा भाई देखो बात ऐसी है, 3 कैटेगरी में बांट लो, बेहतर होगा। पहला कोण बांट लो कि 90 से छोटा, दूसरा कोण बांट लो कि अगर तुम्हारा कोण 90 के बराबर है तो, और तीसरा बांट लो 90 से कितना भी बड़ा हो। बाकी दुनिया भाड़ में जाए, हमें तो फर्क बस इन 3 कोणों से पड़ता है। 90 से कम हो तो क्या बोलेंगे, 90 के बराबर हो तो क्या बोलेंगे, और 90 से ज्यादा हो तो क्या बोलेंगे। ये 3 बातें हमसे बोली गई हैं, ठीक है। तो पहली बात है कि अगर कोई भी 2 लाइन के बीच, 2 भी रे के बीच में जो कोण बनता है, अगर वो 90 से कम हो, 90 से कम होने का मतलब वो 89 भी हो सकता है, 88 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, 82 भी हो सकता है, 50, 20, 30, 40, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, न्यून कोण बोलेंगे। अगर हमारा कोण 90 से कम है तो उसको हम न्यून कोण बोलेंगे। यही बात यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखी गई है, ठीक है। कि अगर हमारे जो ये कोण है थीटा है, उसका मान 0 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, तो वैसे कोणों को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा एंगल AOB, वो क्या बनेगा, एक्यूट एंगल। साथ में किसी भी कोण को दर्शाने के लिए, जैसे मानो पैरेलल लाइन के लिए आप ऐसी 2 सीधी रेखाओं का इस्तेमाल करते हो। ये 2 लाइनें पैरेलल है तो सीधी रेखाएं, परपेंडिकुलर है यानी तो लंबवत रेखाएं को ऐसे बोलोगे, ठीक है। लेकिन कोण बनाना होगा, एंगल बनाना होगा, तो एंगल कब बनता है आपको पता है, ऐसे एंगल बनता है। तो एंगल बनाने के लिए जो साइन का इस्तेमाल करते हैं वो ऐसा एकदम ग्रेटर देन लेस देन वाला करते हैं। समझ लो ट्रायंगल बना दिया त्रिभुज और उसका एक साइड गायब कर दिया, तो ये कोण हो गया कौन सा, जिससे शुरुआत होता है A, जिस पर मिलता है O, और फिर उसके बाद लिखते हैं B। तो बोलोगे सर ये A था, ये O था और B था, तो इसको कैसे लिखोगे, तो बोलोगे ये है, फिर A आएगा, फिर O आएगा, B आएगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई कि आप यहाँ पर ऐसा लिख दोगे कि एंगल A, B और O। अगर आप एंगल A, B, O लिख रहे हो, इसका मतलब यहाँ पर कोण जो है वो B पर बन रहा है। जो बीच में होता है, ठीक है, जो बीच में होता है हमेशा कोण उस पर ही बनता है, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। सर पहले बोर होते तो कपिल शर्मा का वीडियो देखते थे, पर अब आपका वीडियो देखते हैं क्योंकि आपका पढ़ाने का तरीका मस्त है। चलिए धन्यवाद, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हम छोटी सी बात को अगर यहाँ पर डिनोट करें, तो मान लीजिए कल के दिन हमने कह दिया एंगल AOB, मान लो कल के दिन कह दिया एंगल BOA, ठीक है। फिर हमने कह दिया एंगल ABO, फिर मान लो हमने कह दिया एंगल B, ठीक है, A और O। ये 4 बातें हमने लिखी हैं। चारों बातों का मतलब क्या है समझिएगा। यहाँ पर कोण O में बन रहा है, यानी A एक लाइन आया होगा और B एक लाइन होगा, एक लाइन A होगा, एक लाइन B होगा, और कोण कितने पर बना है, तो यहाँ पर यानी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरीके से एंगल AOB को उल्टा भी करके लिखा जा सकता है, आपको BOA भी लिखा जा सकता है, यानी BO और फिर क्या बना है, A बना है, मतलब बीच में अभी भी O है, तो कोण कहाँ पर बना है, O पर बना है। तीसरी बात एंगल ABO का बोला गया है, एंगल ABO बोला गया, ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल O है, यानी कोण कहाँ पर बना है, तो B पर बना है। कोण कहाँ पर बना है मेरे भाई, तो B पर बना है, यानी B वाली जो बिंदु हो गई वो क्या हो गई, यहाँ पर एंगल बनाएगी। अगर एंगल BOA की बात करते हैं तो यूं समझ लो B से स्टार्ट हुआ था, A पर कोण बना था और A पर खत्म हुआ था, तो कोण जो है वो इस तरीके से बना है। तो नामकरण
बदलने से फिगर बदल जाता है, इस बात का ध्यान रखो। नामकरण बदलोगे तो फिगर बदल जाएगा और इसी तरीके से जो है सवाल को आप बना पाओगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाने की फिगर बनाते कैसे हैं। दूसरी बात, न्यून कोण कब होगा, तो जब वो कोण 90 से छोटा होगा तो उसको हम न्यून कोण बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो पहला टाइप तो जान लिया, अब दूसरा जानते हैं। दूसरा भी जान ले। फिर आता है एक बड़ा प्यारा वर्ड, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल को आप क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। यानी जब किसी एंगल का कोण हमारा यहाँ पर 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम समकोण बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। जैसे AO एक रे हो गया, OB एक रे हो गया, और ये रे कितने पर बनाएगा कोण, यहाँ पर 90 पर बनाएगा। तो इसको हमारे जो मैथमेटिशियन जी थे, जो भी हमारे होंगे, उन्होंने नाम दे दिया राइट एंगल पे। उन्होंने नाम क्या दे दिया, राइट एंगल पे दे दिया भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी थीटा का मान अगर 90 होगा तो एंगल AOB क्या कहलाएगा, राइट एंगल। अब जानते हैं तीसरा कैटेगरी, और तीसरा कैटेगरी क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण। और अधिक कोण कब बनता है, जब हमारा कोण का माप 90 से ज्यादा हो। ठीक है, जब किसी एंगल का माप 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज। ठीक है, देखो यहाँ पे, जैसे मानो यहाँ पर दो कोण के बीच में यहाँ पर कोण कितने का बना, तो 90 का बना। लेकिन ये 90 से जैसे जैसे ज्यादा होते जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। जब भी कोण का मान 90 से ज्यादा हो तो ऑब्ट्यूज। जैसे उदाहरण के तौर पे वापस से रिवाइंड कर लेते हैं। ठीक है, आपका ये कार्टेशियन प्लेन होता है, मेरी बात को समझिएगा। ये आपका क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन का मतलब XY प्लेन। ये हमने प्लेन बना दिया। अब इस प्लेन में कोणों को कैसे कैसे बनाया जा सकता है आपके परीक्षा में, आपका एग्जामिनर कैसे दे सकता है वो देखो। तो आपका एग्जामिनर जैसे मानो यही वो रेखा है और इस रेखा के तुलना में एक कोण आपका ऐसे बन गया, कितने के डिग्री पे, 30 डिग्री पे। ठीक है, दूसरा कोण आपका ऐसे बन गया, कितने डिग्री पे, पूरा का पूरा 90 डिग्री पे। इस वाले का पॉइंट का नाम हो गया A, इसका नाम हो गया B, इसका नाम हो गया A। तीसरा जो है वो आपको ऐसे बन गया, और ये कितने पे बना, तो ये पूरा कोण किसके तुलना में बन रहा है, तो मान लो D के तुलना में। किसके तुलना में, D के तुलना में, और ये C हो गया। तो ये पूरा कोण कितना हो गया, 9 3 12, मान लो ये भी 30 डिग्री था, तो ये पूरा कोण कितना हो गया, 3 3 150 का कोण हो गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कोण वाला कोण को हम किसको क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले एंगल AOB। ठीक है, एंगल AOD। एंगल AOD का मान कितना है, तो एंगल AOD का मान 30 डिग्री है। और जब कोण 90 से छोटा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यून कोण। यानी ये कैसा एंगल हो जाएगा, तो ये हमारा एक्यूट एंगल हो जाएगा। फिर एंगल BOD की बात करो, एंगल BOD की बात करो, शुरू हुआ था B से, बीच में O था और बाद में D था। इसका मान कितना है, 90। और जब कोण 90 होता है तो इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे बता दो जल्दी से, तो हिंदी में जो है आपको बोलेंगे इसको समकोण। कितना हो गया, ये समकोण हो गया। तीसरा कोण की बात करें, COD की बात करते हैं, तो एंगल COD का मान कितना हो गया, तो एंगल COD का मान ये पूरा, अगर D से तुलना कर रहे हो तो पूरा देखो कितना है, 150 है। अब ये 90 से ज्यादा तो है, 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है, तो ये कैसा हो गया, ये हमारा ऑब्ट्यूज हो गया। एक हो गया न्यून कोण, एक हो गया समकोण, और तीसरा हो गया हमारा अधिक कोण है। क्योंकि 90 से अधिक है तो क्या होगा, ठीक है, 90 से अधिक है तो क्या होगा, ठीक है, वो हमारा ऑब्ट्यूज हो जाएगा। अब यहाँ पर इनकी खासियत देखो, तो जो एक्यूट होता है वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। जो राइट होगा वो थीटा का मान कितना होगा, 90। और जो हमारा ऑब्ट्यूज होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, 90 से तो वो बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। क्यों भाई साहब, क्यों 180 से छोटा होगा, तो इसके आगे की जो कहानी है वो हमारे साइंटिस्ट ने बाद में बताया। उन्होंने कहा तुम ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, 180 तक का ध्यान रखो, ठीक है, कि 180 तक में क्या होगा, अगर 90 से छोटा है तो एक्यूट, 90 के बराबर है तो राइट, और 180 से छोटा है लेकिन 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज, अधिक कोण। ठीक है, तो फिर हमने पूछा कि सर ठीक है आप इतना तो बता दिए, लेकिन हमारे बच्चे परेशान हैं, वो तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर पूरा कोण 360 का बनता है, आप 180 तक का बताए। तो 180 का जो कोण बनेगा, जैसे मान लो 180 का कोण कब बनेगा, तो जैसे इस वाले बिंदु पर बनेगा, ये D है और मान लो एक F नाम का बंदा यहाँ खड़ा है, तो ये जो कोण बन गया वो क्या बन गया, 180 का, उसको क्या बोलेंगे।
180 के कोण को क्या बोलेंगे? 180 से ज्यादा बन जाता है, मान लो 190 का। जैसे मानो एक स्टूडेंट ने पूछ लिया कि सर यहाँ पर ये जो लाइन है AB है, इनका कोण कितने का बन रहा है? एक सीधी रेखा पर कभी भी 180 का कोण बनता है, तो इसको क्या बोलेंगे? फिर उसने मान लो पूछ लिया कि सर ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात को, यहाँ पर जो पीछे कोण बन रहा है मान लीजिए 210 डिग्री का बन रहा है, ये बिंदु A है, ये O है, ये B है, ठीक है, तो इस वाले को क्या बोलेंगे? अब इसको हमारे साइंटिस्ट जी कैसे परिभाषित करते हैं? मान लो जो भी मैथमेटिशियन थे हमारे, XYZ उनका नाम है, तो वो इसके बारे में क्या पूछते? तो हम बोला यार बात तो सही है भाई साहब, इसका कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा, 180 तक का तो नाम दे दिए, इनको नाम क्या दें? तो इनको नाम देने के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा बोला, उन्होंने बोला एक सीधी सी बात है, ऐसे कोणों को जो भी 100 एकदम देखो, उन्होंने बोला कि देखो 180 कोण बन रहा है, और जरा अपनी नजरें दौड़ाओ 180 कोण कब बनता है? जब ये लाइन एकदम सीधी होती है, एकदम सीधी होगी तो कोण बनेगा 180 का। तो बच्चा कंफ्यूज ना हो, ठीक है, पता चले कि वो ऐसा लाइन बना दिया, एकदम देखो ऐसा लाइन बना दिया और बोला कि सर ये 180 डिग्री है, तो ऐसे थोड़ी उसके कहने से 180 हो जाएगा, नहीं होगा। तो उसको एक ऐसा परिभाषा देते हैं, एक ऐसा नाम देते हैं जिससे जो है उसको कोण भी याद हो जाए और जिससे वो फोटो भी उसके दिमाग में छप जाए। तो उन्होंने कहा उसको काम करो, स्ट्रेट एंगल का नाम दे दो। इससे क्या होगा कि बच्चा जब जब स्ट्रेट एंगल बोलेगा तो उसके माइंड में क्लियर होगा कि हमको एकदम सीधा एंगल बनाना है, तो वो टेढ़ा कभी नहीं बनाएगा, वो कभी ऐसे नहीं बनाएगा, वो कभी ऐसे एकदम नहीं बनाएगा, वो बनाएगा तो एकदम स्ट्रेट बनाएगा, और स्ट्रेट बनाएगा तो उसको खुद पता चल जाएगा कि एंगल है तो कितने का है? 180 का है, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल का मतलब जो हो गया वो रिजु कोण हो गया। यहाँ पर उनका मतलब हो गया कि अगर किसी कोण का मान 180 है तो वो स्ट्रेट एंगल बनाएगा, अन्यथा स्ट्रेट एंगल नहीं बनाएगा। हाँ ठीक है, 120 हो गया, 130, 140, 150, 160, ये सभी ऑब्ट्यूज एंगल हैं, ठीक है। 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम वो अधिक कोण होंगे, ऑब्ट्यूज होंगे, ठीक। चलो, तो ये वाला पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया कि भैया ये जब सीधी रेखा बनेगा तो क्या बोलेंगे? तो इसको हम नाम जो देंगे वो क्या देंगे? स्ट्रेट एंगल का नाम देंगे। क्या नाम देंगे कि भैया ये क्या है? स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। समझ रहे हैं? एक्यूट एंगल 90 से छोटा, राइट एंगल 90 के बराबर, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज्यादा, और अगर हमारा थीटा बराबर 180 हो चुका है तो उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। अब बात आ जाता है भैया 180 से ऊपर वाले को क्या कहें? तो वो भी देख लो यहाँ पे, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। 180 से ज्यादा हो तो यहाँ पर क्या लिखा गया? बड़े बेहतरीन तरीके से समझिए, वृहत कोण। यदि किसी कोण की माप 180 से अधिक तो है परंतु 360 से कम है तो यह वृहत कोण कहलाता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये कोण जो है ये 180 से, देखो सीधा रेखा बनता तो सीधा रेखा में कितने का कोण आता? 180 का आ जाता कि नहीं आ जाता? अगर आप गौर करो यहाँ पे बड़े प्यार से एक एक बात को नोट करो, तो ये लाइन को मान लो यहाँ खींच दिए तो ये जो कोण बना ये तो 180 का बना, लेकिन यहाँ पर इससे भी थोड़ा सा जो कोण है ये ज्यादा है, मान लो ये 20 होगा, मान लो ये 30 होगा, ये 40 होगा, मतलब 180 से ज्यादा लेकिन 360 से कम, 180 से ज्यादा लेकिन 360 से कम, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यदि कोण का माप 180 से अधिक है लेकिन 360 से कम है तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। AOB यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए रिफ्लेक्स के बाद हम बात करते हैं भैया 360 डिग्री को क्या बोलेंगे? तो 360 डिग्री को हम कंप्लीट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल, पूरा कोण। मतलब हमारे मैथमेटिशियन ने यूं समझ लो, बेचारा वो इतना आप लोगों से भावुक हो गया, इतना ज्यादा जो हो गया कि नहीं यार मुझे तो जैसे एकदम बच्चों के लिए ही पढ़ाना है, ठीक है, मुझे ऐसा नाम देना है ताकि हमारा बच्चा एकदम समझ जाए, ठीक है, उसको ऐसा नाम दो कि उसके माइंड में हर चीजें क्लियर हो जाए। 90 से कम, देखो क्या क्या एंगल था हमारा, तो थीटा अगर हमारा, हम एक एक बात को कहते हैं और फिर आप लोग खुद समझ जाओगे किसकी परिभाषा क्या लिखनी है। अगर यूं समझ लो, थीटा का मान अगर हमारा 0 से ज्यादा है लेकिन 90 से कम है, पहला टाइप ये पढ़ा। फिर थीटा का मान हमारा 90 से जो है 90 के क्या हो गया? बराबर हो गया। फिर आपने पढ़ा थीटा का मान 90 से तो ज्यादा है लेकिन 180 से कम है, ठीक है। फिर आपने पढ़ा कि अगर थीटा का मान 180 हो गया तो क्या करेंगे। फिर आपने पढ़ा कि थीटा का मान 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो तो क्या कहेंगे, और फिर थीटा का मान अगर 360 हो तो क्या कहेंगे। ये आपने टोटल कुल मिलाकर 6 टाइप्स पढ़े हैं, ठीक है। अब 6 टाइप पढ़े हैं तो किसका किसका क्या बोलेंगे। सबसे कम कोण कहाँ बन रहा है? सबसे कम कोण कहाँ बन रहा है? तो सबसे पहले वाले फिगर में सबसे कम, जैसे 10 डिग्री अगर बनाना है तो 10 डिग्री किस वाले में जाएगा? पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, तीसरी। यहाँ पर इनका नाम दे दो, पहला हो गया, दूसरा हो गया,
तीसरा हो गया आपको यहाँ पे ABCD का भी नाम आप इनको दे सकते हो कि ये आपका A है, ताकि सवाल आपको समझ में आए। B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया यहाँ पर, और ये आपका F हो गया। तो मान लो आपको 10 डिग्री का कोण बनाना है, तो 10 डिग्री वाला कोण किस कैटेगरी में आएगा? A में आएगा, और A में आएगा तो वो सबसे कम कोण है, इसीलिए इसको जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है? न्यून कोण का नाम दिया गया है। न्यून कोण का मतलब एकदम सबसे छोटा, यानी इसको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का नाम बोलेंगे, ठीक है। फिर हमारा कोण अगर 90 का बन जाए, 90 का कब बनता है? जब एकदम सीधा इसे काट दे, और काट दे तो एकदम राइट बन रहा है। मैंने कहा तुमने एकदम राइट काम किया है उसको काट के, ठीक है। उसकी जैसी हरकत है उसको एकदम कटना ही चाहिए था आपस में, तो इसको क्या बोलते हैं? एकदम राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि 90 डिग्री से तो ज्यादा होगा, हर जगह डिग्री का साइन जरूर लगाएंगे। 90 डिग्री से तो ज्यादा होगा, लेकिन 180 से कम होगा। 90 से ज्यादा तो ऑब्ट्यूज, ठीक है, मतलब भैया अधिक कोण है। ये क्या है? तो अधिक कोण है, इसको बोलते हैं ये अधिक हो गया। ये तो अब 90 से अधिक हो गया, ये तो हमारे पार का बात हो गया, अधिक कोण हो गया, ठीक। फिर उसके बाद हम बोलेंगे मान लो अगर वो 180 के बराबर हो गया, तो सर 180 कब होता है? जब एकदम स्ट्रेट बनता है, ठीक है। 180 कब होता है? जब एकदम स्ट्रेट बनता है, तो उसको क्या बोलेंगे? 180 को बोलेंगे यहाँ पर ये हमारा क्या है? स्ट्रेट एंगल है। ये हमारा क्या? एकदम सीधी रेखा है, स्ट्रेट एंगल है, उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, जब 180 का बनेगा तो उसको स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। फिर बोलेंगे 180 से तो ज्यादा है, 360 से कम है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। अब बहुतों को रिफ्लेक्स याद नहीं होता है, तो रिफ्लेक्स का मतलब यूं समझ लो परछाई, और वो किसकी परछाई है? तो न्यून कोण की परछाई है। ये 90 से कम होता है, जितना ये कम होगा उतना ये ज्यादा होगा। समझ रहे हो? आपको कल के दिन चल के रिफ्लेक्स एंगल भी निकलवाया जाएगा, वो भी मैं बताऊंगा रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं। फिलहाल अभी बस आप इतना समझो, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा कोण? जो कोण 180 से ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और जब ये पूरा एकदम 360 हो जाए, तो आप जैसे मानो आपने अपना चक्कर यहाँ से स्टार्ट किया, ये एक लाइन है, ये बिंदु है, ठीक है। जैसे आपने सुना था ना कि जब शिव जी थे, पार्वती जी थी, और उनको अपने दोनों बेटों का जो है वो टेस्ट करना था कि ज्यादा बुद्धिमान कौन है, उनको शक्तियां प्रदान करनी थी, तो गणेश जी थे और कार्तिक जी थे। ऐसा आपने पढ़ा होगा अपने मतलब ये जो है किताबों में कि गणेश जी थे, कार्तिक जी थे। तो कहा गया कि आप दोनों निकलो अपनी अपनी सवारी से, ठीक है। गणेश जी की सवारी कौन थी? तो चूहा था, और जो कार्तिक जी की सवारी शायद मोर थी। तो उनसे कहा गया कि आप अपने अपने सवारी से निकलिए और पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आइए, और जो पहले आ गया, ठीक है, शायद उसको इस तरीके से विनर घोषित कर दिया जाएगा, या उसको उसकी पहले शादी करा दी जाएगी। बिल्कुल शादी की बात थी जहां तक मुझे लगता है। तो गणेश जी ने सीधा क्या किया भाई साहब? वहां पे गणेश जी ने जो है अपने माता पिता यहाँ पर बैठे हैं, गणेश जी जो है यहाँ शंकर जी और पार्वती जी बैठे हैं, उनका पूरा एक चक्कर लगा लिया यहाँ पे। और चक्कर लगा लिया तो बोला कि देखिए हमारे जो ब्रह्मांड है वो तो आप ही लोग हैं, मेरी दुनिया, माता पिता ही जो है वो क्या है? ब्रह्मांड है, माता पिता ही ईश्वर है, माता पिता ही सब कुछ है। ये चांद तारे और सितारे ये मेरे लिए ब्रह्मांड नहीं है, मेरे लिए तो ब्रह्मांड आप लोग हैं, ठीक है। उन्होंने अपने माता पिता का ही चक्कर लगा लिया, और चक्कर लगाने के बाद उनका फेरा पूरा हुआ, और वो उस तरीके से उनकी शादी भी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई, ठीक है। उनकी शादी भी कंप्लीट हो गई, उनका चक्कर भी कंप्लीट हो गया। तो इसीलिए जब 360 का मतलब क्या होता है? पूरा एक चक्कर। और जब आप चक्कर लगाते थे तब कहते हैं हाँ सर अब कंप्लीट काम हो चुका है सर, तो ये एंगल भी क्या कहला जाएगा? एंगल भी कंप्लीट एंगल कहला जाएगा, ठीक है। 7 चक्कर लगाने थे भाई, चक्कर थोड़ी पता है कितने थे। तो इस तरीके से हमारे सारे एंगल्स के बारे में कहानी खत्म होती है। अब हम जानते हैं अगर ये एंगल, जैसे देखो लाइन थे, लाइन के बारे में पढ़ा था कि अगर एक सीधी रेखा हो तो क्या होगा, काटेगी तो क्या होगा। फिर बाद में आपने लाइन के पेयरिंग के हिसाब सीखे, ठीक है। लाइन के आपने पेयरिंग के हिसाब सीखे हैं कि अगर लाइन पेयर कर देता है, आपस में काटे तो इंटरसेक्टिंग, 90 पर काटे तो राइट, ना काटे तो हमारा पैरेलल। लेकिन जब भी आपको काटने की बात हो, ना काटने की बात हो, तो क्या अकेला एक लाइन से बता सकते हो? अकेला एक लाइन से बता सकते हो कि वो पैरेलल है कि क्या है? नहीं बता सकते। कम से कम 2 लाइनों की आवश्यकता पड़ती है। इंटरसेक्टिंग बताने के लिए कम से कम 2 लाइनों की आवश्यकता पड़ती है, मतलब जोड़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी तरीके से हमारे जो कोण है, ये भी कोण क्या होंगे? जैसे मानो यहाँ पर आगे चलकर ये भी कोण बड़े प्यारे प्यारे अपना अपना एक कैटेगरी बना लेंगे। जब 2 या 2 से अधिक मिल जाएगा ना, तो कुछ ये लोग अपना कैटेगरी बना लेंगे, और उन कैटेगरी को भी कुछ नाम दिया गया है। इनको पेयर में जोड़े में लेके आ जाए तो जैसे पहली कैटेगरी हो गई एडजेसेंट एंगल, ठीक है। 2 एंगल को एडजेसेंट कब कहा जाता है? आसन कोण कब कहा जाता है? यदि
ठीक है, यदि उनके अंदर ये तीन खासियत हो। जैसे मानो मुझे दो कोनों को क्या बताना है, आसन कोण बताना है, एडजेसेंट एंगल बताना है। मैं किस आधार पर बोलूंगा कि आप आसन कोण हैं? कोई तो आधार होना चाहिए बोलने का। तो बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल बोलेंगे ना। आसन कोण कब बोलेंगे? आसन कोण हम उनको तब बोलेंगे जब उनके बीच में, पहली बात तो उनका वर्टेक्स सेम होना चाहिए। वर्टेक्स आपको बताया था, जैसे कमरे के अंदर कितने वर्टेक्स हैं, तो टोटल 8 वर्टेक्स हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, तो टोटल कितने वर्टेक्स हो गए मेरे भाई? तो 8 वर्टेक्स हो गए। यानी अगर हम यहाँ पर एक लाइन OB है, एक लाइन OC है, एक लाइन OA है, तो यहाँ पर एडजेसेंट कोण कौन सा है? जैसे एक कोण आपको यहाँ थीटा का बन रहा है और एक कोण आपको यहाँ फाई का बन रहा है, तो एडजेसेंट एंगल कौन हो गया? तो देखो इसका पड़ोसी कौन है? इसका पड़ोसी कौन है? फाई है, तो इसका एडजेसेंट एंगल फाई हो जाएगा। यानी जो थीटा बना है वो कैसे बना है? BOC से बना है, और जो फाई बना है वो कैसे बना है? एंगल AOC से बना है। तो जो आपस में पड़ोसी होते हैं ना, यूं समझ लो पड़ोस वाले, ठीक है, जैसे आप हैं और आपके पड़ोस वाले हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो एडजेसेंट हो जाते हैं। तो आपके और आपके पड़ोसी की खासियत क्या होती है? पहली खासियत ये होती है कि आप दोनों का घर आसपास में होना चाहिए और एक ही दीवार होनी चाहिए, ठीक है। आप 4 घर छोड़ के उसको तो पड़ोसी नहीं बोलोगे। पड़ोसी का मतलब या तो जो दाएं में हो, नहीं तो जो बाएं में हो, उसको पड़ोसी बोलते हैं। तो उसकी खासियत क्या होती है कि उनके पास सेम वर्टेक्स हो। मतलब आप ऐसे समझ लो, एडजेसेंट एंगल को नाम दे दो पड़ोसी कोण, ठीक है। और पड़ोसी कोण की खासियत क्या होनी चाहिए? तो पड़ोसी की जो खासियत है वो ये होनी चाहिए कि भैया वो आपके एकदम बगल वाली दीवार में रहे, सेम वर्टेक्स में रहे, सेम दीवार में रहे, एकदम बगल वाली दीवार में। फिर उनका एक कॉमन आर्म हो, जो ये दीवार है ना, ये कॉमन आर्म हो बिल्कुल। आपका घर इधर, पड़ोसी का घर इधर, ये कॉमन दीवार हो। जैसे यहाँ पर आप बात करेंगे तो ये जो OC है ये कॉमन आर्म है, ये कॉमन भुजा है। OC एक ऐसी भुजा है जो थीटा भी एंगल बना रही है, और OC एक ऐसी भुजा है जो फाई एंगल बना रही है, ठीक है। तभी ये क्या कहलाएगा? ये दोनों पड़ोसी कहलाएगा। पहला तो एक ही बिंदु से आ रहा हो, ठीक है, दूसरा एक कॉमन आर्म हो, ठीक, और तीसरा बात जो जानेंगे, अनकॉमन आर्म ऑन द आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, ठीक है। तीसरा, इनके अलावा एक ऐसी भी आर्म होनी चाहिए, एक ऐसी भी भुजा होनी चाहिए जो कॉमन ना हो, अलग अलग हो। अब जैसे मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करता हूं, जैसे मान लो मैं आपको क्लियर कराता हूं। यहाँ पे मान लो कि हमने कहा यहाँ पर 3 कोण बने हुए हैं टोटल, देखते चलो, ये हमारे टोटल बन गए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने कह दिया ये हमारा पहला फिगर है, ये हमारा थीटा है, आप ऐसे कह लो कि ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है, और ये हमारा गामा है, ठीक। दूसरा जो बना है वो हमारा कैसा बना है वो देखो। दूसरा जो कोण बना है वो हमारा यहाँ अल्फा का बना है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा मान लो ये बीटा का कोण बना है, ठीक है। और यहाँ पर सब का नाम दे दो आप, O दे दो, A दे दो, इसको B हो गया, C हो गया, D हो गया। यहाँ पर भी आप इनको नाम देना चाहो तो O, A, B, C और D। अब यहाँ पर हमें बताना है कि एडजेसेंट एंगल कौन है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल यहाँ पर कौन है और कौन नहीं है, ये बात समझो। तो खुद बताओ, यहाँ पर एडजेसेंट का पहला खासियत कि सभी एक ही बिंदु से गुजरना चाहिए। चारों के चारों एक ही बिंदु से गुजर रहे हैं, यहाँ पर भी सभी एक ही बिंदु से गुजरना चाहिए, सभी के सभी गुजरे। पहला लाइन को टिक कर दो। दूसरा लाइन क्या बोला था कि उनकी भुजा समान होनी चाहिए। जैसे मानो अल्फा कोण बना रहा है, तो अल्फा का जो भुजा है वो OC है, ठीक है, और बीटा में भी ये OC का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन क्या गामा में OC का कहीं पर इस्तेमाल है? नहीं है। तो यहाँ पर अल्फा और जो बीटा है ये क्या होंगे? एडजेसेंट होंगे, पड़ोसी होंगे। उसी तरीके से बीटा और गामा में कॉमन आर्म कौन है? OB है। तो बीटा और गामा जो है वो क्या होंगे? पड़ोसी होंगे। लेकिन अल्फा और गामा पड़ोसी नहीं हो सकते। अल्फा और गामा पड़ोसी क्या है? ये दोनों तो पड़ोसी हैं, लेकिन ये एडजेसेंट नहीं हो सकते हैं। क्यों? अल्फा यहाँ बना रहा है, गामा यहाँ बना रहा है, बीच में आवश्यकता ही नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर देखोगे तो अल्फा जो बना है वो OB से और OA से बना है, जो बीटा बना है OD से और OC से बना है। तो अल्फा और बीटा क्या है? पड़ोसी नहीं है, एडजेसेंट नहीं है। तो एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? जो पड़ोसी हो। और पड़ोसी के लिए 3 खासियत कि जो उनका ओरिजिन पॉइंट है वो सेम होना चाहिए, एक जो भुजा है दोनों में वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है, समान भुजा होनी चाहिए, और तीसरा इनकी अपनी अपनी आपस में हो। मतलब मुख्यतः 2 ही बातें बोले तो ये हमारा क्या हो जाता है? एडजेसेंट एंगल। क्लियर हो गया? यहाँ पूरा बातें बोला गया है। AOC BOC है कॉमन वर्टेक्स, ये पूरी बात आपकी शीट में दी गई होगी। तो मुझे लगता है शीट में आप बड़े अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आगे कभी भी रिवीजन
करने की जरूरत पड़ेगी तो शीट से ही पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा। फिर उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आज पूरा थ्योरेटिकल पार्ट इस वीडियो में हम कवर अप कर लेंगे ताकि हम नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन लगा पाएंगे। ठीक है, जब तक हमारे थ्योरेटिकल पार्ट्स कंप्लीट नहीं होंगे हम क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, इस बात को समझो। क्वेश्चन तो पूरे हैं हमारे पास, यहाँ पे ये सारे के सारे क्वेश्चन हो गए, यहाँ से क्वेश्चन पूरा बढ़ते चलेगा अपना। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन लगाने के लिए अपने को, देख रहे हो ये कितने क्वेश्चन हैं, बेहतरीन बेहतरीन। लेकिन क्वेश्चन लगाने के लिए अपने को क्या है, तो पहले थ्योरी जानना जरूरी है। क्वेश्चन तो हमारे पास 0 से हीरो लेवल के सभी हैं, लेकिन थ्योरी को पढ़ लेंगे क्लास में तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है समपूरक कोण। ठीक है, अगर दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री हो जाए तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। क्यों हम कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे चलकर जब आप लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ेंगे तो आपको वहां सवाल दिया जाएगा कि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, उनका जो है इसके वैल्यू के बराबर है, या दो कॉम्प्लीमेंट्री का सम इतना है, रेशियो इतना है। वो जब सवाल देखोगे ना तो बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होगा। लेकिन पहले पता तो हो कि कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल होते हैं जिनको जोड़ने पर 90 आ जाए। जैसे मानो यहाँ पर x है और y है, अगर दोनों को जोड़ोगे 90 आ जा रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री है। जिसमें x का मान 10, y का मान 80 हो सकता है, x का मान 20, y का 70 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें तो बस इनके जोड़ से मतलब है। इनका जोड़ 90 आ गया तो ये संपूरक कहलाएंगे, अन्यथा संपूरक नहीं कहलाएंगे। इसी तरीके से एक एंगल होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल की खासियत ये होती है कि जैसे कॉम्प्लीमेंट्री को जोड़ने पे 90 आता है तो सप्लीमेंट्री को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। दो कोनों को जोड़ोगे और अगर वो 90 डिग्री का कोण बना देंगे तो वो हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, और यहाँ पर आपको अगर दोनों को जोड़ने पे 180 बना दोगे तो ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री। इस बात का ध्यान रखो। पूरक, तो समपूरक का मतलब 90 और पूरक का मतलब पूरा कर रहा है एकदम, उसको 180 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर आ जाता है लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल किसे कहते हैं, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल किसे कहते हैं, तो लीनियर पेयर की बात होती है कि कोनों की रैखिक युग्म। लीनियर पेयर में यूं समझ लो, लीनियर पेयर बोलता क्या है, तो बोलता बस इतना ही है कि भाई देख बात ऐसी है, ये एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा में अगर मान लो तुम्हारा ये वाला कोण 60 है तो दूसरा वाला पक्का तुम्हारा 120 होना चाहिए। ठीक है, ये एक सीधी रेखा है, अगर ये वाला कोण तुम्हारा मान लो 70 है तो दूसरा वाला 180 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक लाइन पे जो सीधा कोण बनता है वो कितने का बनता है, तो 180 का। वही बात बोला गया है, दो एडजेसेंट एंगल को लीनियर पेयर कहा जाता है। दो एडजेसेंट एंगल को लीनियर पेयर कहा जाता है कब, जब उनका जोड़ 180 होता है। बचपन में याद है आपका मास्टर जी जो है, आपके सीबीएसई बोर्ड वाले जितने भी होंगे, तो वहां पर एनसीईआरटी में ऐसा लिखा मिलता था। ठीक है, आपको सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे देगा, यहाँ पे बोलेगा कि देखो ये एक लाइन है और यहाँ वाला कोण जो है ये 40 डिग्री का है और ये वाला कोण थीटा है। आपसे बोलेगा फाइंड थीटा। ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड में क्या होता था कि आप स्टेप वाइज स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हर स्टेप आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपको लिखना पड़ता था कि आपने यहाँ पर जो मान बताया है वो किस प्रॉपर्टी से बताया है। तो आप यहाँ बोलते थे कि सर यहाँ पर आप जैसे मानो ए हो गया, ओ हो गया, बी हो गया और इसको सी हो गया, तो आप बोलेंगे एंगल ए ओ बी और प्लस एंगल बी ओ सी बराबर होगा 180 के। तो भैया आपने ये लिखा तो क्यों लिखा, आपका एग्जामिनर आपसे पूछता था और आपने अगर सही चीज बताया तो आपको नंबर देगा। तो आप यहाँ बोलते थे कि सर ये लीनियर पेयर के कारण हुआ है। भाई अगर ये प्रॉपर्टी मिस हो जाती थी तो आधे नंबर तो वहीं पर कट जाते थे। लीनियर पेयर जैसे आपने लिखा, एग्जामिनर समझ गया कि इस लड़के को बुद्धि है कि दो एडजेसेंट कोण यानी दो पड़ोसी कोण को जोड़ने पे 180 कब आता है। ठीक है, 180 जब आता है तो उनको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। तो वो समझ गया एओई के मान 40 है और थीटा का मान इतना हो गया तो 180, तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ गया 140, और तब आप आंसर लिखते थे, आपको पूरे नंबर मिलते थे। लेकिन जो स्टेप आप नहीं लिखेंगे, आपको पता ही नहीं लीनियर पेयर क्या होता है, तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो लीनियर पेयर का मतलब दो पड़ोसी कोणों का जोड़ अगर 180 हो जाए तो उन्हें हम लीनियर पेयर बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर यही सब बातें यहाँ पर पूरी लिखी गई है। ठीक है, कहानी कुछ है यहाँ पे तो इतना जानने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है और वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनता है, शीर्षा विमुख कोण। बड़ा महत्वपूर्ण है भैया, वर्टिकली का इतना इस्तेमाल लाइंस एंड एंगल्स में होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। शीर्षा विमुख कोण है। ठीक है, यदि दो कोनों की भुजा विपरीत किरणों के दो युग्म बनाती हैं तो उन्हें शीर्षा विमुख कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको पढ़ाया था प्रतिच्छेदी रेखाएं।
प्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? तो यूं समझ लो कि जब ये लोग काटते हैं और एक्स बनाते हैं, तो अगर यहाँ पर थीटा बन रहा होता है ना, तो इसके जस्ट सामने वाला में, इसके जस्ट अपोजिट वाला में, क्योंकि नाम देखोगे तो नाम अपने आप को इस कोण को परिभाषित करेगा वर्टिकली, फिर बोलेगा अपोजिट और फिर बोलेगा एंगल। तो वर्टिकली का मतलब क्या हो गया? वर्टिकली में वी शब्द का इस्तेमाल है। किसका इस्तेमाल है? वी का। तो यहाँ पर क्या बना? आपका वी बना। फिर बोला वी के कौन? अपोजिट, यानी इस कोण के अपोजिट कौन है? ये है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा? ये थीटा होगा। ठीक है। साथ में अगर मान लो यहाँ पर जो है हमारा ये अगर फाई है तो ये क्या होगा? हमारा ये भी फाई होगा। इसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे मानो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता और क्वेश्चन में आपको दिया जाता परीक्षा में कि भैया ये जो कोण है ये 70 डिग्री का कोण है और इसको बोला जाता है ये एंगल AOB है। ठीक है। और आपसे बोला जाता कि फाइंड करिए एंगल COD कितना है, फाइंड करो एंगल COD जो है वो कितना है। तो आप क्या बोलते? आप बोलते कि एंगल AOB बराबर एंगल COD। और फिर अगर आप इतना लिख देते तो आपका एग्जामिनर पूछता बेटा लिखे तो कैसे लिखे बताओ, कुछ तो कारण होगा तुम्हारा लिखने का। तो आप बोलोगे कि भैया ये लोग बराबर हैं किसके वजह से? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। बस वो समझ गया कि लड़के को पूरा नॉलेज है, इसको तो अब नंबर देना ही पड़ेगा। तो वो समझ गए यहाँ पर कि ये कौन थीटा बताना है, तो थीटा बराबर कितना होगा? 70 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है? बताओ जल्दी से। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, जहां पर आमने सामने हो। ठीक है। यही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे फिगर आपको दिया गया है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन बनाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, बोला गया है दिए गए फिगर में दो स्ट्रेट लाइन है, पहला स्ट्रेट लाइन AB है और दूसरा स्ट्रेट लाइन CD है। दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, कहां पर? ऊपर। एंगल AOE का मान, एंगल AO और E का मान 75 दिया गया है। आपसे ABC और D का मान, ABC का मान आपसे पूछा गया है, आपको ABC का मान बताना है। इसका जो PDF है, देखो क्लास नोट्स कोई भी टॉपिक का मैं तब देता हूं जब वो टॉपिक पूरा खत्म हो जाता है। डेली बेसिस पे क्लास नोट्स नहीं दे सकते हैं। अब ज्योमेट्री की 30 क्लासेस होंगी तो 30 थोड़ी देंगे PDF आपको। ठीक है। लेकिन जो शीट हो गई, शीट की क्लास नोट्स आपको स्टडी मटेरियल में मिल गया होगा, स्टडी मटेरियल में जाके देख लेंगे। और ये जो क्लास नोट्स है ये टॉपिक के खत्म होने के बाद वहीं स्टडी मटेरियल में मिलेगा। स्टडी मटेरियल में जाएंगे ज्योमेट्री होगा और ज्योमेट्री में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आंसर बताइए ABC में आंसर क्या होगा? ठीक है। सारी परिभाषाएं जान ली। ठीक है। शीर्षामुख क्या होता है, एडजेसेंट क्या होता है, सब कुछ जान लिया आपने। अब आपसे आपका एग्जामिनर एक सिंपल सा पूछा हुआ है, इस कोण को 75 दे दिया है, ABC का मान पूछा है, बता पाएंगे? बताइए। चलिए तो देखते हैं सवाल को। आंसर बनाइए। अब ये आपका कंप्लीट हो गया फोटो। ठीक है। अब आंसर बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो। ठीक है। आपको समझाने के लिए पूरा मिटा दिया हमने ताकि आसानी हो जाए।
अब फोटो को बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे, पूरा इसको हाई लेवल पे जूम कर दिया है। जैसे मानो ये 75 है, ठीक है, तो सबसे पहले आप किस एंगल का इस्तेमाल करेंगे? आप लीनियर पेयर का इस्तेमाल करेंगे, किस किस प्रॉपर्टी का आप इस्तेमाल करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर कहा है कि सर हमारा ये वाला लाइन देखो, ये V बन गया, तो इस V के सामने जो है ये कौन सा कोण बनेगा? कहीं पर कोई कोण बन रहा है तो नहीं बन रहा है, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर कि चलो पहले इस रेखा की बात करते हैं। ये जो रेखा है, इस रेखा पर ये जो कोण बन रहा है ये कितना बनना चाहिए? 180 का बनना चाहिए। कोई भी एक सीधी रेखा है तो सीधी रेखा पर कोण कितने का बनता है? जैसे मान लो ये सीधी रेखा है तो a + 2c का मान 180, ठीक है। ये सीधी रेखा है तो 2c + 4b का मान 180, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका ये सीधी रेखा है तो a + b + 75 का मान 180। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? हर तरीके से कह सकते हैं। वर्टिकली अपोजिट कहाँ बनेगा? तो ये आपको एक क्रॉस बना रहा है। अगर ये आपको एक क्रॉस बना रहा है तो a का जो मान होगा वो 4b के बराबर होगा। इस तरीके से आप कह सकते हो। हर किसी का देखो, आप एक्सप्लोर करो चीजों को लेकर, मेरे साथ समझो। x कहाँ बन रहा है? x यहाँ, तो जो a का मान होगा वही 4b का मान होगा। किस प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो फिर ये सीधी रेखा है। सीधी रेखा में ये जो कोण बनेगा 180 का, यानी a + 2c कितना होगा? 180। उसी तरीके से पीछे भी जो कोण बनेगा वो 180 का, 4b 75 और b जो होगा वो कितना बनाएगा? 180 बनाएगा। तो पीछे जो कोण बना है ये कितना बना है? 180। तो 4b 75 और b कितना बनाएगा? 180। तो 4b और प्लस b, 4b और प्लस b कितना हो गया? 5b हो गया। और 5b में कितना जोड़ेंगे? 75। तो ये कितने के बराबर आना चाहिए? 180 के। क्यों आना चाहिए भैया? तो लीनियर पेयर के हिसाब से 75 वहां जाएगा तो बोलोगे सर 5b का जो मान आएगा वो 105 आएगा। b का मान कितना आ गया? तो b का मान 21 डिग्री आ गया है। b का मान कितना आ गया है? 21 डिग्री। यहाँ पर एक सीधी रेखा देखी, सीधी रेखा पर जो कोण बनी है 180 की, b का मान कितना आ गया जनाब? b का मान 180 आ चुका, सॉरी 21 आ चुका है। अब यहाँ पर देखो ये कट्टा लग रहा है, कट्टा लग रहा है तो मतलब ये 4b जो है वो किसके बराबर है? a के। किस प्रॉपर्टी के अनुसार? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के अनुसार। यानी अगर मुझे a का मान बताना है तो a का मान बताने के लिए 4b बताना पड़ेगा। b का मान अगर 21 है तो 21 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 84। तो ये किसका मान हो जाएगा? ये a का मान हो जाएगा। समझ में आ गया बात? ये किसका मान हो जाएगा? a का मान हो जाएगा। या a का मान अगर आप ऐसे बताना चाहते हैं तो आप ऐसे भी देखिए, ये जो कोण बनेगा 180 का, ये 75 है, ये 21 है, तो 180 में से घटा दोगे तो a का मान निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखो, कट्टा जो लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, तो 75 + b का जो मान होगा वो बराबर होगा किसके? 2c के। मेरी बात को समझिएगा, 75 + b का जो मान होगा वो बराबर होगा किसके? 2c के। या तो ऐसे कह सकते हो, नहीं तो दूसरा ऐसे कह सकते हो कि 2c और प्लस 4b, 2c + 4b का मान 180 होगा, वैसे कह सकते हो। या 2c + a का मान 180 होगा, कैसे भी कह सकते हो। तो बोलोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर जो है ठीक 2c + a का मान कितना बोला गया है? 2c + a। तो बोला गया सर 2c और प्लस a का मान कितना? लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग 180 हो जाएगा, ठीक है। हमारा a का मान कितना है? तो 84 है। तो a का मान यहाँ 84 रखोगे तो 2c का मान देखो वहां से 84 खत्म तो आ जाएगा 96। तो c का मान कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। c का मान कितना हो जाएगा? 48। आ गया सवाल में। अब सवाल में हमसे बोला गया पहले a का बताओ, b का बताओ, c का बताओ। a का मान कितना है? 84, b का 21 और c का 48। 84, 21, 48। 84, 21, 48 ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। अलग अलग तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप जो है इसका उत्तर दे सकते हैं। तो आज के लिए मुझे लगता है कि इतना काफी है। फिर आगे 2-3 थ्योरी के पॉइंट्स हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये सभी चीजें हो गए, उनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे। जितनी थ्योरी हमने पढ़ाई है, इस वीडियो को जो स्टूडेंट जितनी बार देखेगा उसको ज्योमेट्री उतना ही क्लियर होगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि बेसिक की बातें हैं, क्या जरूरत है जानने की, तो आप महामूर्ख इंसान हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिए। पहला पार्ट है, 3 बार 4 बार रिवाइज करो, बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज करो। मैंने जान लगा दी है पूरी की पूरी थ्योरी में। इतनी थ्योरी ना आपने कभी किसी किताब में एक साथ इकट्ठी देखी होगी, ना ही कभी किसी टीचर के वीडियो में, ना ही कभी किसी के पीडीएफ में, ठीक है। 10 किताबें ढूंढोगे तो भी इतनी थ्योरी इकट्ठी एक साथ सिनोराइज्ड में आपको नहीं मिलेगी। तो जब सभी चीजें एक साथ मिली हैं, इतने बेहतर तरीके से मैंने समझाया है, अपनी पूरी कोशिश की है मैंने, तो आपका भी ये बनता है कि आप उसको और अच्छे तरीके से रिवाइज करो, तभी आपको आगे की क्लासेस में वो जो है
पूरे तरीके से समझ में आएगा। नहीं तो आगे की क्लासेस में कहाँ पर हम चल रहे होंगे, कहाँ नहीं चल रहे होंगे, क्या हो रहा होगा, हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा, कोई ओर छोर का कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो। साथ में जब मैं क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ तो बीच में उल्टे सीधे कमेंट ना करो कि सर ये हो गया तो वो हो गया, ठीक है, इंडिया मैच हार गया, ये चीज़ें रिलेवेंट है। आप अब ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, अब आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, नहीं तो आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिए। या तो सेशन के शुरू में कुछ बात है तो पूछ लीजिए, नहीं तो सेशन के एंड में बात कर लीजिए, लेकिन बीच में कोई बात नहीं करनी है। हाँ पता है भाई, नाइस सेशन है, थैंक यू आप सभी को। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोग को सेशन। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है भाई, चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही मन लगा के पढ़ना है, ठीक। और बाकी जितने नए स्टूडेंट हैं, जिन्हें जो है अभी एडमिशन नहीं लिया है, वो ले लेंगे, ठीक। चलिए, बढ़िया बात है। लव यू भाई, लव यू, सभी को लव यू। ठीक है, चलो। हाँ, कौन सा तरीका लगाएं? कोई तरीका भाई ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछता है कि आपको ये तरीका लगाना है, ये नहीं लगाना है। आप जो पेपर दे रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में किसी भी तरीके से आपका आंसर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो स्टडी मटेरियल में आपको देखिए ज्योमेट्री का पीडीएफ दिखा रहा होगा, वो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जो भी बैच होता है वो आपके डैशबोर्ड में दिखता है। आप होम पे अपना बैच नहीं देखेंगे, आप डैशबोर्ड पे क्लिक करिए। जो भी बैच आपने परचेस किया होगा आपको डैशबोर्ड पे आपका बैच दिख जाएगा, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है। मीनू जी, आकाश रॉय, सभी को बहुत अच्छा लगा। ठीक है भाई, पीडीएफ 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 आप लोग कह रहे हो, देखो मैं पीडीएफ आप लोग को समझाता हूँ कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। ठीक है, एक बार यहाँ पर देखो, आप लोग अपना एप्लीकेशन को जैसे ओपन करोगे ना, यहाँ पे आप लोग अपना एप्लीकेशन ओपन करोगे, ये live.vikramjit हो गया। ऐसे ही आप लोगों का एप्लीकेशन होगा। आप लोग अपने बैच में जाओगे, जैसे मानो मैं शेरशाह बैच की बात करता हूँ, शेरशाह बैच मेरा है, मैंने क्लिक किया, स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे। स्टडी मटेरियल में दिख रहा है ज्योमेट्री स्टडी मटेरियल, और ज्योमेट्री स्टडी मटेरियल को खोलोगे तो दिख रहा है लाइंस एंड एंगल थ्योरी एंड प्रैक्टिस शीट। इसको जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखो ऐसी पीडीएफ भी डाउनलोड हो जाएगी। और ये सारी बातें जितनी हमने पढ़ाई है, सारी की सारी ये पीडीएफ में आपको मैंने कंपाइल करवा के दिला दिया है। तो इससे क्या होगा कि आपको नोट्स बनाने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, और जितने समय में आप नोट्स बनाएंगे उतने समय में इन चीजों को पढ़े तो शायद बाकी दुनिया से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ाने का तरीका और इस तरीके से नोट्स प्रोवाइड करवाना बहुत बेहतरीन साबित होता है किसी भी टीचर के लिए, ताकि उससे क्या होता है, बच्चों का काफी समय बच जाता है और वो ज्यादा एफिशिएंसी, ज्यादा एनर्जी लगाकर अच्छा स्कोर करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, कल से हम लोग तगड़ी प्रैक्टिस करेंगे, आगे से हम और आगे बढ़ेंगे, तो प्रिपेयर रहना है कल के लिए। ठीक, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, खुश रहें, मस्त रहें, ऑल द बेस्ट। और जितने आपके यार दोस्त हैं जो भी आपका जो है पेड बैच लेना चाहते हैं, तो नया बैच स्टार्ट है, शेरशाह बैच हमारा स्टार्ट है, आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। देखो यूट्यूब पर फाउंडेशन बैच चल रहा है, वो डिफरेंट है भाई, वो फाउंडेशन है, उसमें मैं इतनी चीजें डीप में नहीं करा सकता। इस बात को ध्यान दो। बड़े शालीनता तरीके से आप लोग क्लास में यहाँ एप्लीकेशन पे बैठते हैं, बड़े अच्छे तरीके से मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। वहां पर क्या होता है कि एक सेकंड में कोई नया स्टूडेंट आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है। अब उसको इंटरसेक्टिंग लाइन पता ही नहीं है तो आगे चलकर वो परपेंडिकुलर लाइन का कंसेप्ट कैसे समझेगा, ये बताओ। ठीक है, वो किसी क्लास में 5वीं में जुड़ेगा, 6ठी में जुड़ेगा, तो वो बड़ा एक हफाजाड हो जाता है। और यूट्यूब पर जो क्लासेस चल रही हैं वो फाउंडेशन बैच है, कंप्लीट मैथ नहीं है। वहां पर प्री और मेंस कंप्लीट नहीं होगा, सिर्फ फाउंडेशन चीजें होंगी। तो इस बात को ध्यान दे। बैच में जब जितना मिला ना, कुछ बच्चों ने कल कहा कि सर जो कंटेंट है वो तो आप पेड बैचेस का करा रहे हो। मेरे भाई, पेड बैच का 10% 20% जा सकता है, 100% नहीं जा सकता। इस बात को ध्यान दीजिए। आप लोगों की क्लासेस मैं 3-3 घंटे कर दूंगा बाद में, जैसे अभी चैंपियंस बैच का 3 घंटे का क्लास हो गया, उसी तरीके से आप लोग की भी क्लासेस आगे चल के 3 घंटे होंगी। लेकिन यूट्यूब पर कभी 3 घंटे हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो आप लोग को जो कंटेंट मिल रहा है वो नो डाउट किसी को नहीं मिलने वाला है, और जो कंटेंट है वो उसका अनमैचेबल है कहीं पे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें और परेशान ना हो। जितने आपके यार रिश्तेदार हैं, बताइए उनको कि नया बैच स्टार्ट है। ज्योमेट्री 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 सबसे ज्यादा हाई डिमांड में था, और मैंने कहा भी था कि जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो कायदे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ो। ठीक, बिल्कुल। चलो, तो ऑल द बेस्ट, खुश रहो, मस्त रहो, लव यू ऑल, ध्यान रखो अपना।